तो दोस्त पिछली क्लास में जो क्वेश्चन दिया था वो ये दिया था, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को लिखा ही नहीं, उन्हें तो बैठना ही है, और जिन्होंने लिखा है उसमें थोड़ी थोड़ी गड़बड़ है तो भी बैठना ही है, ठीक है। कोई नहीं, इंप्रूवमेंट कर लेंगे तो अगली क्लास से फिर जल्दी छुट्टी हो जाएगी ना जो लिख देंगे। सर अभी हम बच्चे हैं, सर अभी हम बच्चे हैं, अभी तो 12वीं का रिजल्ट भी नहीं आया हमारा, है ना। तो कोई नहीं, धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, चिंता मत करो, लिखना आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अब सुनो ध्यान से। तो सर आज की जो बात है बड़ी जबरदस्त बात है। पिछली क्लास में मैंने तुम्हें सिखाया था कि सर स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन, बताओ क्या स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन वैलिड होता है या नहीं होता? होता है ना। क्या स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन स्यू कर सकता है, नहीं कर सकता? कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन वैलिड भी होता है, स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन स्यू भी कर सकता है। ये बात हमने चिनाया वर्सेस रमाया से सीखी, ठीक है ना। तो क्या पैसा स्ट्रेंजर से जा सकता है? जा सकता है। क्या स्ट्रेंजर कोई रिश्तेदार होना जरूरी है? कोई भी हो सकता है, दोस्त यार भाई बहन कोई भी हो सकता है, यानी परिवार स्ट्रेंजर में देखने की जरूरत नहीं होती, है ना। तो सर अगर आज का केस देखें, ठीक है यार, मीम बना के भेजता हूँ ललाएगा तो कम से कम रिएक्ट कर, कम से कम मीम पे इंस्टाग्राम आईडी तो है ही, उसमें थोड़े पढ़ाई से अलग मीम भी होते हैं, कुछ बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन जो पढ़ाई के मीम भेजता हूँ, आलसी बच्चों कम से कम ऐसे ही कर दिया करो, ठीक है। तो मुझे लगेगा हाँ भी बच्चों को समझ में आ गया। हाँ एक मीम ज्यादातर बच्चों ने देखा था, वो सुमन जी वाला, तो वो काफी बच्चों को समझ में नहीं आया, इसलिए बच्चे पूछ रहे थे अरे सर वो क्या था। तो सेक्शन 4 था, है ना, कल भेजा था मैंने। इतनी खुशी कब होती है? जब सेक्शन 4 सेक्शन 5 समझ में आके याद भी हो जाता है ना, तभी बच्चों को इतनी खुशी होती है भाई, ठीक है। तो इतना मुश्किल कुछ भी नहीं, अब आसान सी बातें याद रखेंगे। अब सुनो ध्यान से भाई, एक बंदा जिसने एक कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रखी है, ठीक है, उस कंपनी का नाम है डनलप टायर। क्या नाम है? इंग्लैंड की कंपनी है, आज भी बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब ऐसा नहीं कि छोटी मोटी कंपनी, आज भी बहुत बड़ी कंपनी में कंपनी आती है डनलप टायर, ठीक है। गूगल आंटी से पूछेंगे तो शायद पता भी लग जाएगा, हाँ डनलप टायर कोई कंपनी है, आज भी जिंदा है, 100 साल पहले भी जिंदा थी। अब देखो ऊपर ही आ गया ना डनलप लिखते ही, डनलप टायर। तो ये आज भी ये कंपनी जिंदा है, ठीक है, और इंडिया में भी ऑपरेट करते। तो मैं शायद इधर उधर कम टायर कम देखते हो, तो हम C8 वाले देखते हो, पर ये कंपनी है जो 100-150 साल पुरानी कंपनी होकर भी आज भी बिजनेस कर रही है। इस कंपनी का नाम है डनलप टायर, ठीक है ना। तो गाड़ी के, बाइक के, हर तरह के लोग टायर होना है डनलप टायर। अब ये जो कंपनी है डनलप टायर, इसका जो फ्रेंचाइजी ओनर था, है ना, उसका नाम रखते चलो राज, है ना, क्या नाम रखते हैं? तो उसने राज को बोला भाई जब भी तू डनलप टायर किसी को बेचेगा, है ना, इंग्लैंड की बात है, मिनिमम प्राइस कितना रखना है? $5, €5 तो मिनिमम रखना ही रखना है, इससे नीचे बेचने का नहीं भाई, इससे नीचे, है ना, बेचने का नहीं, बिल्कुल नहीं बेचने का। अब राज की गली में एक लड़की रहती थी, उसका नाम था सिमरन। बहुत बढ़िया। सिमरन का बस एक ही शौक था, पुराने जमाने की थी बेचारी, एक डंडी लेती थी बड़ी सी और टायर लेकर घुमाती थी। तुमने घुमाए नहीं घुमाए? अब यार तुम थोड़े मुझसे एडवांस बच्चे हो ना, तो हो सकता है तुम में से कोई बच्चा कहते सर हम नहीं खेलते ऐसे गेम। यार हम 90s वाले बच्चे, तो हमारे जमाने में नेटवर्क तो था नहीं, लाइट भी बहुत जाती थी, टीवी भी नहीं चलता था, तो हम क्या करते थे? कंचे खेलेगा भी, कंचे तो भाई वो हमारे बचपन के गेम होते थे 90s वाले बच्चों, कंचे खेल लिए, टायर घुमा लिया। अब सिमरन कह रही है भाई कि टायर घुमाती जा रही है, राज की गली में घुमाती थी वो, राजू बेचारा दुकान में बैठे बैठे देखते रहता था, ठीक है। सिमरन में टायर घुमाते घुमाते डंडी राज को फेंक दिया करती थी, ठीक है। अब भाई टायर है, डेप्रिशिएबल चीज है, डेप्रिशिएट तो होगी। अब टायर एक दिन घिस गया,
तो सिमरन ने बोला नया टायर लेना है तो इधर तो दूसरी गली में क्यों जाना, अपनी गली में ही जब दुकानदार है तो उससे ले लेते हैं। और क्योंकि टायर घुमाते हुए मुझे देखता भी रहता है, मैं भी उसे देखती रहती हूँ, है ना, तो जानता भी हूँ गली गली का मैटर है, छज्जे छज्जे का प्यार है ना। तो सिमरन ने बोला कि भाई मुझे टायर दे दे। ये बेचारा ईमानदार दुकानदार कह रहा ठीक है दे दूंगा, $5 दे दे। $5 निकालो, एक कैश सेल से भाई, उधारी उधारी कोई काम नहीं, कैश $5 दे दे। अब सिमरन नाराज हो गई, कहने कर दी टुच्ची बात बिल्कुल। गली का गली 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 मोहल्ले कोई सम्मान नहीं, जैसे हम लोग करते हैं ना किसी दुकानदार के पास, भैया आपकी गली में रहते हैं, है ना, तो हमें लगता है गली वली का हवाला देके क्या हो जाएगा। यही बात सिमरन चाहती है कि यार कम से कम गली का तो कुछ सम्मान करो। तो राज कहता है यार वैसे मेरी डील जो है वो हो चुकी। सिमरन कह रही भाई डील वील से कोई लेना देना नहीं, लेना देना किससे है। अगर $5 से तुझसे लेना है तो $5 पड़ोसी गली से ले लूंगी जाके, और फिर टायर भी उसी गली में ही चलाऊंगी, तेरी गली में रखूंगी कदम आज के बाद। गाना गा दिया उनने। अब राज कहने लगा, अरे नहीं यार ऐसे मत बोलो यार, मन लगा रहता है दिन में ठीक है, कभी तुमने डंडी मार दी मेरी आंख फूट गई, कभी मैं डॉक्टर के गया, है ना, मन लगा रहता है, गर्मियों की छुट्टी अच्छी जाती है। अब बेचारा राज क्या करता है, राज ने गली मोहल्ले का, है ना, सम्मान करके उसे ये टायर कितने बेच दिया, मतलब 5 की डील हो चुकी है किससे, डनलप टायर से, इतनी बड़ी कंपनी, $4 में। अब भाई ये बात डनलप टायर को पता लगनी थी, लगनी थी। अब डनलप टायर ने इस बात के ऊपर राज को डांटा भी, और राज और सिमरन के इस ट्रांजैक्शन के ऊपर स्यू किया। क्या कर दिया, और जब उसने ये केस किया, फैक्ट समझ गए भाई, इन्हें क्या बोलते हैं, फैक्ट, है ना, बार बार बताने की जरूरत नहीं, समझ गए तुम, कहानियां नहीं है, क्या है, सच्ची घटनाएं है ना, जो तुम्हें मजे मजे में बताया था, ये सब क्या है, सच्ची घटनाएं। अब इशू सुनो, इशू मतलब दलील क्या थी जिसकी वजह से केस हुआ। तो स्यू करने के बाद डनलप टायर ने इशू ये कोर्ट में रखा कि ये जो ट्रांजैक्शन, ये जो डील हुई है ना, डील, अब डील और ट्रांजैक्शन से ज्यादा अच्छा वर्ड यूज कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट, है ना, कि कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है राज और सिमरन के बीच में, राज और सिमरन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ही बेकार है। जज साहब कह रहे हैं भाई कॉन्ट्रैक्ट बेकार है, मुझे ऐसी 2J वाली बात तो याद नहीं आ रही कि कॉन्ट्रैक्ट कब बेकार हो गया। 2J लगता है J वॉइड है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो जाए। जज साहब खोपड़ी को जा रहे हैं, 2J वाली कोई बात तो याद नहीं आ रही, तुम बताओ तुम्हें क्यों बेकार लग रहा है। तो वो कह रहे हैं जज साहब कि भैया मैंने कितने का बोला था, ये बेच कितने का है, तो सिमरन से कह दो या तो टायर वापस कर दे राज को, जो डेप्रिशिएट हुआ हम रिन्यू कर लेंगे, या फिर $1 हमें दे दे। भाई सिंपल सी बात है, $1 का नुकसान है ना, $1 दे दे या टायर वापस कर दे। 4 में तो बिकना ही, 4 की डील ही बेकार है। हम सिमरन को गुस्सा आ रहा है, उसके टायर चलाने का टाइम हो रहा है, वो कह रही रात हो जाएगी, मम्मी डांटेंगी, तुमने मुझे यहां कोर्ट में खड़ा कर रखा है, जल्दी फैसला कर दो भाई कौन जीतेगा, सिमरन जीतेगी या डनलप टायर जीतेगा। क्यों कितनी दूर क्यों बैठा भाई, अबे सीट गिर गई, पहली सीट तो थी, कार्तिक के पास तो थी, चलो कोई नहीं, आज पीछे बैठ जाओ, कोई नहीं, बता। नहीं ये नहीं कि जो हमें सोचना उसको उल्टा आंसर देना, सही तो बताओ तब मैं बताऊंगा। अब देखो, अब एक इससे भी आसान चीज तुम्हें बताता हूं, तुम्हें लग रहा है केस में पता नहीं क्या बात, इससे भी आसान चीज तुम्हारे लिए बताता हूं। सभी बच्चों ने, लगभग सभी बच्चों ने फीस तो भर दी होगी, पूरी फीस भर दी, उसके बाद ऑफिस से कॉल आ रही है 5,000 रुपए कम दिए हैं, दे दोगे? अब अभी लेट जाओगे जमीन पे ही, है कि नहीं, बात दे दोगे क्या? अब ये बात सिमरन के ऊपर लगाना, सिमरन ने कितने $1 दे दिए, अब डनलप टायर कह रहा है $1 कम दिया है बहन तूने, तो दे देगी वो? क्यों नहीं देगी? जब डील 4 में करी है तो तुम पहले बताते ना। अच्छा यार ये क्या बात हुई कि लॉ पढ़ाने के तो 10,000 रुपए है, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा दिया, लेकिन इसके आगे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा, कंपनी एक पढ़ाऊंगा, उसके 5,000 अलग से हैं। तो यार पहले बताना चाहिए ना 15,000 फीस है लॉ की। यही सिमरन कह रही है कि पहले $4 मांग लिए, फिर कह रहे हो राज के $4 हो गए और हमारे डनलप टायर का $1 और दो, क्योंकि डनलप टायर ने डील की है राज से। तो सिमरन कह रही भाई तुम्हारी जो डील हुई है, ये जो डील हुई है, इसका मुझे ना कोई अंदाजा, और ना मैंने राज से पूछा, ना राज ने मुझे बताया।
समझ गए बात? अब कौन जीतेगा? तो ये बात तो समझ में आ गई, सिमरन जीतेगी, क्योंकि हम भी सिमरन के जैसे ही हैं, क्योंकि हम दोबारा फीस। अब इसका लॉजिकल रीजन ढूंढना, क्या ढूंढना है? तो वो लॉजिकल रीजन को बोलते हैं क्या? डिसीजन ऑफ द कोर्ट, डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। अब ऑनरेबल कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, वो लॉजिक याद करना है। अब ये बताओ, डील जो हुई, अब मैं ब्लैक पेन से इनको हाईलाइट कर लेता हूं, ये डील हुई किसके बीच में? राज और सिमरन के बीच में। डनलप टायर कौन? आउटसाइडर नहीं होगा, जिसे सिमरन कह रही है, जो बंदा मुझे कह रहा है $1 दे, उसे मैंने कभी जाना ही नहीं, उसके बारे में भी जो राज की पर्ची है उस पर भी नहीं लिखा, क्योंकि राज तो अपने नाम से डील कर रहा है। राज कह रहा है राज डीलर, टायर डीलर। तो टायर डीलर ने जब मुझे बेचा तो मैंने टायर पे तो लिखा देखा डनलप टायर, क्योंकि जब तुम सीएट से खरीदते हो तो सीएट का टायर पे सीएट तो लिखा होता है, लेकिन जो डीलर है वो सीएट कंपनी थोड़ी, वो तो डीलर है ना, फ्रेंचाइजी। तो यार ये कोई है ना, टायर पे लिखा है लेकिन पर्चे में नहीं लिखा। तो जज साहब ने जब डनलप टायर को केस हराया, तो जज साहब ने बोला कि ये जो आप डनलप टायर ये केस कर रहे हो, तो केस इसलिए बेकार हो गया क्योंकि तुम जो हो, तुम आउटसाइडर हो, तुम दो जने की डील के बीच के अनजान व्यक्ति हो। और अनजान को क्या बोलते हैं? नहीं, स्ट्रेंजर। तुम कौन हो? अब बच्चा कह रहा है सर क्या बोल रहे हो? इससे पहले मैं बेहोश हो जाऊं, जल्दी से बता दो ये क्या बोल दिया। क्योंकि कल तो बोला था स्ट्रेंजर वैलिड होता है, और आज बोल रहे हो स्ट्रेंजर वॉइड होता है। इसलिए बाबू कल था कौन? स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन। यहां कौन है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन इज वैलिड, बट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन स्यू कर सकता है। स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन मतलब जो कंसीडरेशन में अनजान हो, और स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में अनजान हो। बोलो, स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन कौन? जो कंसीडरेशन अनजान व्यक्ति है, जैसे तुम्हारे पापा मेरे लिए स्ट्रेंजर। और स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कौन? जो कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रेंजर है। तो जज साहब ने बोला भाई वैसे तो तुम्हारा केस इंडिया के बाहर का केस है, डनलप टायर वर्सेस सेल्फ्रिज है ना। राज का नाम क्या था? सेल्फ्रिज, क्योंकि सेल्फी लेने का बहुत शौक था राज को। राज यही गाना गाता था, सेल्फी मैंने ले ली है, ये वाला गाना गाता था। ठीक है, तो ठीक है ना। तो जज साहब ने बोला स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। इससे एक कॉन्सेप्ट ने, एक क्वेश्चन ने जन्म ले लिया, डायरेक्ट क्वेश्चन ने। अब एक डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनेगा एग्जाम में? डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन कैन स्यू, हाउएवर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। बताओ दोनों पॉइंट सही है गलत है? तो स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन स्यू ये बनेगा पैरा नंबर 1। अब इसमें सिर्फ, अब जब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना बाबू, तो क्या लिखना होता है? ओनली प्रोविजन, देयर इज नो एनालिसिस, नो कंक्लूजन। पैराग्राफ नंबर 1 और ये पैराग्राफ नंबर 2। अब मुझे बताओ कैसे मैं प्रूफ करूंगा कि स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन कैन स्यू? चेनाया वर्सेस रमाया। तो एक पैराग्राफ में बाबू, एक पैराग्राफ में ये लिख देना है, एक पैराग्राफ में ये हिस्सा लिख देना, बिल्कुल घोट के पी लेना, जी के पीएल करके। एक पैराग्राफ किसका हो गया? ठीक है, नो एनालिसिस, नो कंक्लूजन, ओनली दिस पैराग्राफ। पैरा 1 कंप्लीट। अब दूसरा पैरा क्या पूछ रहा है? हाउएवर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू। ये बात सच है झूठ है? झूठ है ना। या ऐसे कहते हो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, ये बात सच है झूठ है? ये बात भी सच है। अब इसका पैराग्राफ लिखना है कौन से केस से? डनलप टायर। और बाबू डनलप टायर के केस का क्या नाम है? क्योंकि राज कौन सा गाना गाता था? तो इसलिए राज का नाम था डनलप न्यूमेटिक टायर लिमिटेड वर्सेस, राज की डीलर का नाम था सेल्फ्रिज एंड कंपनी। डनलप टायर तो मुझे पता तुम्हें याद हो जाएगा, है ना, राइट? डनलप टायर्स, डनलप न्यूमेटिक टायर्स। लेकिन कैसे याद रखेंगे? राज क्या लेता है? सेल्फ, इसलिए सेल्फ्रिज एंड कंपनी। अब जज साहब ने कहा इसका भाई रीजन भी सुन ले। एक तो तू स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रीजन क्या है? रीजन जज साहब ने ये बताया, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ प्रीविटी। एब्सेंस ऑफ, तो आज का पहला लीगल वर्ड क्या बना? प्रीविटी। प्रीविटी का मतलब होता है रिलेशन, कि तुम्हारा
राज और सिमरन के कॉन्ट्रैक्ट में कोई रिलेशन नहीं है, तो तुम क्या हो? स्ट्रेंजर। तो लीगल वर्ड के पेज पे आओ, उस पे लिखो प्रिविटी। प्रिविटी का मतलब या ऐसे लिख लो एब्सेंस ऑफ प्रिविटी, तो तुम्हें याद रहेगी बात। लीगल वर्ड के कॉलम में लिखो एब्सेंस ऑफ प्रिविटी, इंग्लिश के कॉलम में लिखो एब्सेंस ऑफ रिलेशनशिप इन द कॉन्ट्रैक्ट, यानी देयर इज नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टी। समझ में आ गई ना बात? अब भाई आंटी जी सब्जी वाले सब्जी ले रही हैं, तो तुम्हारा पीछे बोलना सही है क्या? आंटी कह रही आलू महंगे लगा रहा है, कल तो मैंने 38 रुपए लिए थे, तू 40 बोल रहा है, तुम पीछे बोल दोगे आंटी 2-2 रुपए के दो रुपए चिल्लड़ों के लड़ लेना, तो आंटी आलू फेंक के मारेंगे नहीं मारेंगी? तू आजा तू आजा। तो भैया जज साहब ने बोला भाई हिंदुस्तान में कहावत चलती है दूसरे के लफड़े में, वो यही कॉन्सेप्ट है कि दूसरे के लफड़े में जो टांग अड़ाता है ना वो हारेगा। तो दूसरे के लफड़े में टांग किसने अड़ाई? डनलप टायर ने। इसलिए डनलप टायर को हरा दिया कि दो जनों का जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ग्राहक कभी भी बाद में पैसा नहीं ले सकते आप ग्राहक से कि मैंने तुमसे कह दूं लॉ की फीस 10,000 और 2 महीने बाद कह रहा हूं 5,000 और देने हैं, तो भाई जज साहब ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। समझ में ना बात? अब देखो ये केस लॉ की बात ये रही, एग्जाम में मुझे ये लिखना है, देखो क्या लिखा। अगर किसी का मन करता है ना सर मैं 2-3 लाइन फैक्ट के लिखना चाहता हूं, आत्मा नहीं मानती मेरी बिना लिखे, मजा नहीं आता, इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट, तो जब भी फैक्ट लिखो कितनी लाइन में लिखो? 2 या 3 लाइन, मतलब उसे पैराग्राफ मत बना देना, टाइम वेस्ट होगा और ना नंबर मिलते। तो आप 2 लाइन में लिख सकते हो कि राज एग्री विद द डनलप टायर नॉट टू सेल द प्राइस बिलो द $5, है ना, इस तरीके से। बट राज सोल्ड टू सिमरन इज लेस देन $5। इससे क्या हुआ? डनलप कंपनी स्यू हिम फॉर द, और बोला कि उस टायर क्या करने पड़ेंगे? वापस देने पड़ेंगे। तो जज ने बोला देयर इज नो प्रिविटी और द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सिमरन एंड डनलप, डनलप और सिमरन के बीच में कोई भी प्रिविटी, तो सिमरन को टायर लौटाने की कोई जरूरत नहीं। समझ आ गई बात? रीजन क्या है? ये है ना, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन स्यू बट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, बिकॉज जज ने क्या बोला? ओनली द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन एनफोर्स, हु इज एलिजिबल टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या बोलोगे? ओनली पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। जो 2 लोग पार्टी है सिर्फ वही क्या करेंगे? एनफोर्स कर सकते हैं। बस एक तीसरा बंदा अनजान व्यक्ति एनफोर्स कर सकता है अगर वो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन प्रूफ हो जाए। देखो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे मेरे बीच में, या तो मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा या तुम मेरे ऊपर केस करोगे, तो आपस में केस हो सकता है। कोई तीसरा बंदा जब केस कर सकता है जब वो तुम्हारे पापा हो, माने कि जब वो कौन हो? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट स्यू नहीं कर सकता। बोलो समझ में आ गई बात? सर देखो ये बात तो समझ में आ गई, ये तो सर बहुत बढ़िया बात थी, इसमें हम समझ चुके स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन स्यू। पर जज कह रहे हैं वो लॉ ही क्या है जिसमें, हाँ ठीक है ना, और अभी तो शुरुआत है, अभी तो डॉक्टर और तो चल रहा है, आगे तो नी रिप्लेसमेंट भी है इंटर फाइनल में, है ना, घुटने बदल देंगे फाइनल में आके तो तुम्हारा ICI है। अगला केस सुनेंगे। मैंने कहा तुम्हें, मैंने यही बहुत बताया, ये ऐसा चैप्टर है जिसमें लॉ नहीं बना, केस लॉ ज्यादा बने। यानी लॉ तो सिर्फ इतना ही बताया था क्या, एज पर सेक्शन 2D व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन, बाकी केस लॉ इतने आगे। केस लॉ याद है पिछली क्लास के 4 केस लॉ, चिनाया वर्सेस रमाया जो लिखने के लिए दिया, दुर्गा प्रसाद बलदेव, रामचंद्र चिंतामन वर्सेस कालू राजू, और कॉलिन वर्सेस गोडफ्रे। कॉलिन वर्सेस गोडफ्रे में क्या था कि जब कोर्ट से आया तुम्हारे पास सम्मन तो उसके पैसे नहीं मांग सकते, यू आर ऑलरेडी लायबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब सुनना ध्यान से बात। अब भाई एक अंकल जी बहुत ही खतरनाक, उनका लड़का सलीम भाई मोहब्बत करता है किससे? अनारकली डिस्को चली है ना, अनारकली से। अनारकली भी कह रही है शादी करूंगी तुझसे करूंगी, सलीम कह रहा है शादी करूंगा तुझसे करूंगा, चाहे दीवार में चुनवाना पड़े, हम दोनों दीवार में चले जाएंगे लेकिन शादी एक दूसरे से। अब ये हो गए भाई, इनको अंकल जी लिख देते हैं,
और ये हो गए भाई अनारकली के पापा। पापा ये हो गए अनारकली के पापा जी। अब जो अंकल जी हैं उन्होंने मना कर दिया सलीम को कि भाई अनारकली से तेरी शादी। अब सलीम तो लेट गया जमीन पे। सलीम कह रहा शादी करूंगा तो। अब बच्चे की बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया बेचारा वो, है ना। पुराने जमाने के हनी सिंह के गाने सुने नहीं थे, देवदास देखी थी, देवदास देखी होगी, तो भाई बिल्कुल परेशान देवदास पिक्चर की तरह। अब अंकल जी ने सोचा कि भाई मरने से अच्छा क्या करूं, शादी करा दूंगा, लड़का तो जिंदा रहेगा, वरना जमाना बोलेगा भाई बगावत के चक्कर में बेटा अल्लाह को प्यारा हो लिया, बाप जिंदा बेटा अल्लाह को प्यारा हो लिया। तो अब पिताजी कहने लगे सरप्राइज दूंगा, सरप्राइज। तो वो पहुंचे किसके पास, पापा जी के पास पहुंचे। पापा से बोला कि अपने लड़की की शादी, अपनी लड़की की शादी मेरे बेटे से करा दो और मैं इस सल्तनत का राजा हूं। अब जब पिताजी थे पापा जी कह रहे हैं आप होंगे सल्तनत के राजा, मैं भी एक सल्तनत का राजा हूं, छोटी बात नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, फ्यूचर में जाके 100 साल बाद 100-150 साल बाद हनी सिंह का गाना आएगा, उसमें गाने में एक बोल होंगे कि जितना मेरी लड़की 1 महीने में उड़ाती है, जितना आपका लड़का 1 महीने में उड़ाता है, उतना मेरी लड़की की गाड़ी 1 हफ्ते में तेल खा जाती है। अंकल जी ने गाना सही गाया, हनी सिंह ने रिवर्स कर दिया है। अंकल जी कहने लगे क्या बात कर रहे हो, तो पिताजी कहने लगे दोबारा सुन लो, जितना आपका लड़का 1 महीने में कमाता है ना, उतना मेरी लड़की एक हफ्ते के डीजल उड़ा देती है अपनी गाड़ी का। समझ में आई ना बात। अब पिताजी की ईगो पे लगी नहीं बात लगी, भाई एक राजा दूसरे राजा को ऐसे बोल रहा है कि भाई मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तुम्हारी लड़की के खर्चे। तो भाई लड़की के पिताजी ने ये बोला अगर मेरी लड़की के खर्चे झेल सकते हो तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, पहले यही कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ। अब मान लो अंकल जी ने बोला भाई मेरी लड़की को हर महीने दे देना 1 करोड़ रुपए। कितने, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई हर महीने मैं आपकी लड़की को कितने रुपए दूंगा, 1 करोड़ रुपए दूंगा। और 1 करोड़ रुपए हर महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और अपने लड़की की क्या करा दो, शादी कर दो मेरे लड़के से। शादी भी धूमधाम से होगी, शादी भी होगी बहुत बढ़िया। 1 करोड़ रुपए अनारकली को मिलने भी शुरू हो गए। अनारकली बढ़िया जीवन बिता रही, जैसे पापा के बिता रही ऐसे यहां बिता रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1 करोड़ मिल रहे हैं। फिर भाई देखो मृत्यु लोक में रह रहे हैं, अमर तो है नहीं अश्वत्थामा के अलावा और कोई, यहाँ तो मृत्यु लोक में रहने एक ना एक दिन तो जाना था। पता लगा एक दिन भाई पापा जी अल्लाह को प्यारे हो लिए। अब अनारकली तो रो रही है पापा मुझे छोड़ के क्यों चले गए, लेकिन दिल से कौन खुश हो रहा है, 13वीं भी नहीं होती पापा की, पहली बोल दिया बोलो पेंसिल, 1 करोड़ कैंसिल। अब अनारकली बोल रही है ससुर जी को कि पापा जी ऐसा कैसे हो गया, 1 करोड़ कैंसिल क्यों हो गए, ये तो हमारा डील थी, कॉन्ट्रैक्ट था, रिटन में कॉन्ट्रैक्ट है, पापा ने मुझे भी कॉपी दी है, मेरे पास भी रखा हुआ है। तो ससुर जी ने बोला अपनी बहू को कर ले जो कर सकती है, नहीं दूंगा 1 करोड़। अब बहू बेचारी कोर्ट चली गई। अब जब उसने अपने ससुर जी के ऊपर केस कर दिया, समझ गए फैक्ट, ससुर जी ने बहुत सिंपल सी बात बोली जज साहब के सामने, जज साहब कॉन्ट्रैक्ट हुआ मेरे और इसके पापा के बीच में, तो केस भी कौन करेगा, तो पापा को बुलाओ। पापा पापा कहां चले गए पापा, है कि नहीं बात, तो पापा को बुलाओ। अब भाई मैंने तुम्हें पहले बताया था भूत प्रेत चुड़ैल आत्मा और हवाई बातें, मरे हुए को जिंदा करना, ऐसी बातें कोर्ट, जज साहब कह रहे हैं भाई ये तो तुम्हारे वकील को पहले पता है, भूत प्रेत चुड़ैल आत्मा की बातें नहीं चलती कोर्ट में, तो इसका मतलब पापा आ नहीं सकते। इसका मतलब जिसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो कॉन्ट्रैक्ट में वो बंदा जिंदा ही नहीं है, तो अंकल जी ने बोला 2J के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है, और वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट हो चुका, मैं अपने रास्ते। अब अनारकली बहुत परेशान, यार पापा चले गए, 1 करोड़ रुपए भी ले गए, पापा चले गए, जिंदगी भर के 1 करोड़ रुपए भी चले गए। अब बात देखो, तुम तो आजकल के जमाने से, पुराना जमाना कितना खतरनाक था, बहू ने किसके ऊपर केस कर दिया, बताओ यार, बहू ने ससुर के ऊपर केस कर दिया। और आज हम सुन रहे हैं डाउरी के अत्याचार, कि भाई दहेज अत्याचार हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है,
यहां क्या हो रहा है, यहां बहू ससुर के ऊपर केस कर रही है। यानी पुराने जमाने के जो लोग थे ऐसा नहीं था, छोटे मोटे। अब बताओ कौन जीतेगा भाई? क्यों भाई? अनारकली बोल रहे, रीजन तो बता दो। अंकल जी ने रीजन तो वैलिड दे दिया। मेरे और उसके पापा के बीच में कॉन्टेक्ट हुआ, पापा अल्लाह को प्यारे हो लिए, 2J के हिसाब से वॉइड कॉन्टेक्ट हो गया, वॉइड कॉन्टेक्ट हो गया तो खेल खत्म। अंकल जी तो अपने जगह बिल्कुल सही है, अनारकली क्यों जीतेगी? अब अंकल जी ने बोला इसके पापा, एक तो 2J के हिसाब से वॉइड हो गया। अब रही बात अनारकली जो केस कर रही है, अनारकली का केस भी वॉइड है, क्योंकि अनारकली इज थर्ड पार्टी, स्ट्रेंजर टू। अच्छा एक बात तुमने गौर करी, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन जो होता है वो देता है पैसा, समझ रहे हो बात को? यानी तुम्हारे पापा स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, तुम्हारे पापा ने मुझे पैसे, समझ में बात? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना वो मांगता है पैसा। डनलप टायर कौन था? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, वो पैसा मांग रहा था। और स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कौन होता है? जो पैसा, चिनाया वर्सेस रमाया याद करो, जो मम्मी है, मम्मी बेटी की, हमारे केस में उन्होंने घर दिया, तो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कुछ दे रहा होता है, दे चुका होता है। और स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, समझ लो गहराई की बात। तो ये डिफरेंस है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कुछ मांग रहा होता है और स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन दे रहा होता है। अब स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्टर क्या मांग रही है? पैसा, पैसा मांग रही है, मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। अब सुनो ध्यान से, ये बना फर्स्ट एक्सेप्शन ऑफ द डनलप टायर। क्या बना? डनलप टायर कहता है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, बट द फर्स्ट एक्सेप्शन से स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू। अब इतनी खतरनाक बात बोल दी, मतलब पिछले केस में कुछ बात बोल रहे हो, दूसरे केस में कुछ बात बोल रहे हो, तो दुनिया कंफ्यूज नहीं हो जाएगी। जज ने कहा स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट स्यू नहीं कर सकता, लेकिन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट अगर स्यू करेगा तो उसे कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा दैट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट इज बेनिफिशियरी। क्या होना चाहिए बाबू? वो बेनिफिशियरी। अब ये बताओ क्या अनारकली बेनिफिशियरी है या नहीं है? तो जज ने ये माना कि एक्चुअली में अनारकली का मतलब लाइफस्टाइल ऐसा है कि ये 1 करोड़ रुपया उसकी क्या है, मतलब नीड या जरूरत टाइप है ना। भाई अब तुम कहते हो मान लो पापा तुम्हें रोज, फॉर एग्जांपल पापा तुम्हें रोज 100 रुपए दे रहे हैं रोज, फॉर एग्जांपल चल जा रहा है तो पैटीज वेटीज खा ली, कुछ खा लिया, भूख लग रही तो आने जाना, चलो उसमें ऑटो से गया। तो अब ये जो है तुम्हें, तुम्हारे जो पढ़ाई के लिए तुम्हारी क्या बन गया, मतलब पापा ये नहीं बोल सकते भाई तू तो महीने का यार 3000 रुपए तो ऐसे खर्च कर देता है मेरे, है कि नहीं बात? पता नहीं पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, समझ रहे बात को? तो पापा ये नहीं बोल सकते कि भाई अब नहीं मिल रहे, पढ़ना पढ़ ले वरना मत पढ़, समझ रही बात? क्योंकि भाई जो बच्चा मेट्रो से आ रहा है, या जो बच्चा ऑटो रिक्शा से आ रहा है, या जो बच्चा बाइक से आ रहा है, तो उसमें पेट्रोल भी डलवाएगा। तो वो ये क्या हो गया, एक तरीके से लाइफस्टाइल का हिस्सा हो गया। इसमें मना करना जज के साथ उचित नहीं है। अब जज ने बोला चाहे 1 करोड़ की बात हो चाहे 1 लाख की बात हो, अनारकली के लाइफस्टाइल का हिस्सा है कि वो इतने पैसों से ही सर्वाइव करती है, इसलिए जज ने अनारकली को क्या माना? बेनिफिशियरी, जरूरतमंद। बेनिफिशियरी कौन होता है? जरूरतमंद, है ना। अब जैसे देखो कोई ट्रस्ट, जैसे सलमान भाई का एक ट्रस्ट है, सलमान भाई का बीइंग ह्यूमन। अब वो कहता है मैं गरीब बच्चों को खिलाता पिलाता और पढ़ाता हूं, तो सलमान भाई हो गए ट्रस्टी और वो कौन हो गए? ट्रस्ट, बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट, जिनके लिए ये चीजें जरूरी हैं। तो जज साहब ने अनारकली को बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट का दर्जा दिया कि एक बंदा किसी और व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए देता रहेगा जब तक वो उसका बेनिफिट कंटिन्यू रहना है। तो जज ने बोला दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्ट। अगर आप ट्रस्ट में किसी भी बच्चे का, किसी भी जने का बेनिफिट सोचते हैं तो उसे हम क्या मानेंगे? बेनिफिशियरी। और बेनिफिशियरी अपने हक के लिए क्या कर सकता है? इवन वो क्या हो, आउटसाइडर या स्ट्रेंजर हो। पहला एक्सेप्शन जनरल रूल, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। फर्स्ट एक्सेप्शन, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू इफ ही इज अ बेनिफिशियरी। केस का नाम, गाना गाते हुए ख्वाजा मेरे ख्वाजा, गाना सुना था ना, तो वही गाना गाते हुए केस का नाम है ख्वाजा मोहम्मद वर्सेस जो दीदी है ना हमारी अनारकली, इनका नाम है हुसैनी बेगम। क्या नाम है? समझ बात?
तो केस का नाम बना बाबू ये ख्वाजा मोहम्मद वर्सेस हुसैनी बेगम 1910 का केस। ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने तुम्हें इसलिए दे दिया कि तुम्हें पता होना चाहिए यार, इतने पुराने पुराने केस आज भी वैल्यूएबल केस है। देखो जैसी शादी हो गई है ना, सलीम के पिताजी ने मना कर दिया, एच मतलब हुसैनी बेगम को, के मतलब ख्वाजा मोहम्मद ने, तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि हुसैनी बेगम वॉज एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट एज शी इज अ बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट, इवन शी इज अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, है ना, ख्वाजा मोहम्मद और उनका नाम था कुछ नाम होगा आर से, किनका, उसके पापा का, यानी अनारकली के पापा। समझ की बात। तो ये केस सॉल्व हुआ और हमने देखा कि ख्वाजा मोहम्मद हुसैनी बेगम के हिसाब से स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट भी क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है। अगला केस भाई बहुत सिंपल है ना, राइट, उसे भी तुम आसानी से पहचान लोगे। अब एक बालक मान लो साउथ में पढ़ रहा है, चेन्नई पढ़ रहा है, वो कह रहा है सर अपनी किताब भेज दो, ठीक है। अब मैंने नोएडा से अपनी लॉ की बुक नोएडा पोस्ट डिपार्टमेंट को दे दी कि भैया इस एड्रेस पे किताब पहुंचा देना। नोएडा पोस्ट डिपार्टमेंट को मैंने अमाउंट भी दे दिया और उन्होंने मुझे स्लिप भी दे दी, ट्रैक योर आईडी, है ना, आईडी नंबर। अब वो बालक बहुत ही हैरान परेशान कह रहा है सर इतने दिन हो गए किताब नहीं है, क्या चक्कर है। मैंने कहा भाई यहाँ पे मैं पूछ के आया था, यहाँ तो वो कह रहे किताब क्या हो चुकी है, पहुंच चुकी है वहां, तो एक बार अपने पोस्ट ऑफिस में देख ले भाई। तो वो अपने पोस्ट ऑफिस में देखने गया, वो कहना किताब तो आई है पर डिलीवर नहीं हुई आपके घर पे। तो पता लगा बीच में किताब क्या हो गई, गायब हो गई। अब ये बताओ, ये कह रहा है भाई, ये लड़ने लगा वहां, किताब दो वरना पैसे दो। तो पोस्ट ऑफिस वाले कह रहे तुम नहीं लड़ सकते कि कॉन्ट्रैक्ट इसके बीच में हुआ है। भाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ मेरे बीच में, और तो भाई जिनके बीच में, अंकुर सर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ पोस्ट ऑफिस से, तो वही केस करेंगे, तू क्यों लड़ रहा है हमसे। अब बताओ लड़ सकता है, लड़ सकता, क्योंकि उसकी जरूरत है किताब। वो कह रहा है यहां पढ़ नहीं पा रहा, पीडीएफ से मजा नहीं आ रहा, आंखें चली जाएंगी मेरी एक दिन, है ना, मैंने तो अपनी आंखें वैसी डोनेट कर रखी हैं, तो बिना आंखों के क्या डोनेशन दूंगा मरने के बाद, तो आंखें तो जिंदा रखनी पड़ेंगी। और देखो किताब आ नहीं रही मेरे पास। अब बताओ क्या वो केस कर सकता नहीं कर सकता। तो जज ने बोला जिसको पढ़ने के लिए किताब चाहिए दैट पर्सन बिकम द बेनिफिशियरी। इसका मतलब सर इस केस से पता लगा बेनिफिशियरी खाली पैसों से रिलेटेड नहीं होता, बेनिफिशियरी सामान से रिलेट भी हो सकता है, कि किताब उसके लिए क्या बन गई, जरूरत की चीजें बन गई। ठीक है, दूसरे केस का नाम था आमिरुल्लाह वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्योंकि भाई पोस्ट डिपार्टमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ही केस होगा, ठीक है। तो राइट, जज साहब ने क्या बोला, पोस्ट ऑफिस बिकम द ट्रस्ट, क्या बन गया, ट्रस्टी फॉर द एड्रेस। और आमिरुल्लाह क्या बन गया, बेनिफिशियरी, और बेनिफिशियरी को फायदा देना अनिवार्य है। तो पहला एक्सेप्शन टू द डनलप टायर इज, एक्सेप्शन टू डनलप टायर इज ट्रस्ट। बोलो क्या समझ में आ गई। तो पहला केस, एक केस याद कर लो, ख्वाजा मोहम्मद वर्सेस हुसैनी बेगम, ठीक है, ख्वाजा मोहम्मद वर्सेस हुसैनी बेगम। अब सुनेंगे अगला केस, केस नंबर 2, केस नंबर 2, ठीक है। अगले केस पे आते हैं। तुमने बचपन में शायद 11th-12th में पढ़ा हो HUF का कॉन्सेप्ट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पढ़ते हैं ना 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज में भी। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो भी फैमिली होती है वो मिलके बिजनेस करती है, चाचा ताऊ, है ना, दादा, ये सब मिलके। तो जो दादा होते दद्दू वो क्या बन जाते हैं, कर्ता बन जाते, समझ ना, ऐसे होती है। और बाकी क्या होते हैं, को पार्टनर। क्या कोई फीमेल भी कर्ता बन सकती है, बन सकती है ना। अब फीमेल को भी कर्ता बनाया जो सबसे एल्डर व्यक्ति होते हैं। तो भाई ऐसे ही क्या हुआ, HUF फैमिली थी बहुत बढ़िया, उसमें एक बालक था अनिल और एक बालक था मुकेश। मुकेश समझ गए ना, ठीक है। और उनके पिताजी जो करता थे वो थे DBK कौन, DBA, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, नहीं, धीरू भाई अंबानी। कौन भाई, मतलब एक हाइपोथेटिकल केस ले रहा हूं समझाने के लिए। अब भाई जैसे धीरू भाई अंबानी अल्लाह को प्यारे हुए तो दोनों भाई रिलायंस के लड़ मरे,
है ना, राइट। रिलायंस पावर मेरी, तो रिलायंस ट्रेंड तेरा, जियो मेरी, दोनों भाई आपस में लड़ लिए, है ना, पुरानी कहानी है, दोनों सच में लड़ लिए थे प्रैक्टिकल लाइफ में भी। अब लेकिन मम्मी जिंदा है, मम्मी तो, अब मम्मी कह रही है कि भाई अगर ये HUF है और दोनों के दोनों बेटे जिंदा हैं तो ये जरूर HUF को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, और HUF को ब्रेक करेंगे तो फिर ये बागबान बनाएंगे, मैं यहां तू वहां, ऊपर से गा रहा भाई अंबानी, मैं नीचे तू वहां है। तो भाई अब दोनों मियां बीवी अलग हुए। ये कहेगा, एक फिल्म आई थी उसमें कहा था मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तो दूसरा ये बोलता है मेरे पास माँ है भाई, मेरे पास माँ है ना। यहां तो कह देंगे यहाँ गाड़ी बंगला पैसा और माँ भी तेरी, गाड़ी बंगला मेरा और माँ तेरी। तो भैया जमाना है, मम्मी है ना, इतने बड़े बिजनेसमैन की वाइफ थी, दिमाग तो होगा ना। तो मम्मी ने कहा भाई धीरू भाई अंबानी साहब चले गए, लेकिन कल को ये कह दे कि भैया माँ को तू रखेगा, माँ को तू रखेगा, और मुझे बेघर कर दे, तो पता लगा रहने के खाने के भी लाले पड़ जाए। तो मम्मी ने बोला HUF के ब्रेक पर तभी, HUF का जो ब्रेक डाउन हो रहा है, पार्टीशन पे साइन तभी करूंगी दोनों बेटों के जब मेरा क्या तो करोगे, अंतिम संस्कार नहीं, जब मेरा हिस्सा करोगे। क्या करोगे बताओ, मम्मी चली गई पापा के पास चले जाओ, है ऐसे, इतने भी बुरे नहीं थे, इतने बुरे नहीं है बालक ये। जब क्या करोगे, मेरा भी हिस्सा करोगे। अब मम्मी ने क्या कहा, जल्दी से साइन करवा लो और मुझे बता दो मुझे खर्चा पानी कितना मिलेगा। तो अनिल और मुकेश ने HUF के कॉन्ट्रैक्ट पर एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई जितना हम आधा आधा बांट लेंगे अपने पिताजी की संपत्ति, उसमें से कुछ पोर्शन हम दोनों ही एक जगह पर डाल देंगे। जैसे मान लो उन्होंने बैंक में डाल दिया, बैंक में क्या करा दी, FD, और वो जो इन्वेस्टमेंट होगा उस इन्वेस्टमेंट से जो भी इनकम होगी, कमाई, जो भी इनकम होगी, जो कमाई होगी, वो किसकी होगी, मम्मी जी की हो जाएगी कमाई। मम्मी को बता भी दिया, मम्मी देखो 100 करोड़ रुपए मैं डाल रहा हूं, 100 करोड़ रुपए मुकेश भैया डाल रहे हैं, 200 करोड़ चले जाएंगे, 10% का बैंक से ब्याज आ रहा है, 20 करोड़, तो 20 करोड़ में खर्चा पानी सब चल जाए। मम्मी कह लेंगे हाँ 20 करोड़ में कोई दिक्कत नहीं, घर बंगला गाड़ी सब 20 करोड़ में बढ़िया चलेगा। लोग कहेंगे भाई अंबानी साहब की है ना वाइफ है। अब इतनी डील हो गई, इतनी डील होने के बाद ये जो डील हुई किसके बीच में हुई, और मम्मी को तो दिखा दी, देखो मम्मी हमने ये डील करी है। हाँ भाई बच्चे तो आज कलयुग के जमाने के नालायक, जैसी मम्मी ने पार्टीशन पे साइन किया अगले दिन से क्या देना बंद कर दिया, पैसा देना बंद कर दिया, 20 करोड़ रुपए देने बंद कर दिए। अब मम्मी ने किसके ऊपर केस कर दिया, इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर केस कर दिया। मान लो जिसने पैसे देने से मना किया उस बेटे के ऊपर केस कर दिया, अब अनिल के ऊपर केस कर दिया, नहीं दे रहा पैसे, नहीं दे रहा पैसे, कॉन्ट्रैक्ट देख अपना, जब मुकेश दे रहा तू क्यों नहीं दे रहा, वो कह रहा नहीं दे रहा पैसे, कॉन्ट्रैक्ट मेरे और भैया के बीच में हुआ है, मैं नहीं दे रहा, भैया दे रहे, बात खत्म हो गई। अब मम्मी ने स्यू कर दिया, बोलो फैक्ट अलग, इशू अलग, रिजल्ट सेम। क्या मम्मी को पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, मम्मी क्या हो गई, उनके लाइफस्टाइल के लिए इतना जीवन जलाने के लिए इतना पैसा उन्हें, मम्मी हो गई बेनिफिशियरी। इसलिए सेकंड केस बना फैमिली सेटलमेंट, और मम्मी का नाम था शुप्पू, क्या नाम था, और वो नलायक बेटा कौन था, सुब्रमण्यम। तो भाई सुप्पू वर्सेस सुब्रमण्यम केस क्या आया, मदर फाइल्ड अ सूट ऑन द सन फॉर नॉट गिविंग द मेंटेनेंस एक्सपेंस, इट वाज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट मदर इज बेनिफिशियरी एंड शी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द मेंटेनेंस एक्सपेंस। केस का नाम सुप्पू वर्सेस सुब्रमण्यम। जज ने इसकी हेडिंग क्या दी, फैमिली सेटलमेंट। इफ द टर्म्स ऑफ फैमिली सेटलमेंट इज रिड्यूस इन राइटिंग, अगर ये बात राइटिंग में लिख दी गई है और मेंबर, मेंबर मतलब मम्मी, मम्मी जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है वो स्टिल स्यू कर सकती है अगर वो क्या निकली, अगर वो बेनिफिशियरी निकली। पहला केस ख्वाजा मोहम्मद हुसैनी बेगम, दूसरा केस तो चाहे अमीरुल्लाह वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखो। दूसरा केस सुप्पू वर्सेस सुब्रमण्यम, समझ बात। अगला केस भी HUF का। अब भाई HUF में 3 भाई, तीनों
नहीं भाई, ये बिल्कुल ज्यादा भाई मैच होने वाली बात होगी सर। बिल्कुल आपके स्टाइल में हम करेंगे, 3 भाई तीनों तबाही नहीं, तबाही तो इनकी होगी अभी देखना अब। तीनों भाई है ना। अब ये हो गए भाई बड़े भैया, ये भैया मंझले भैया, मंझले समझते हो ना, बीच वाले, और ये भाई हमारे छोटे। अब तीनों भाई की एक एक लड़की थी। अब जब तीनों भाई की एक एक लड़की थी, जब बच्चे छोटे थे, तो तीनों भाई ने कहा कि भैया हम तीनों की एक एक लड़की है, तो एक काम करते हैं, एक ना एक दिन तो लड़कियों की शादी करेंगे। तो भाई एक काम करते हैं, जब भी हमारे बेटियों की शादी होगी तो जिस भाई की बेटी है उसको पैसे नहीं देने, पैसे मिलेंगे एचयूएफ के रिजर्व एंड सरप्लस से, और बढ़िया धूमधाम से करेंगे शादी, एचयूएफ के रिजर्व एंड सरप्लस से पैसे मिलेंगे। अब बिजनेस बढ़िया चलता था तीनों भाइयों का, रिजर्व सरप्लस में हजारों करोड़ों रुपए पड़े रहते थे। अब सबसे बड़ी वाली लड़की की शादी हुई, मनीष मल्होत्रा से 20 लाख का लहंगा आया, लहंगा ही 20 लाख का भाई। फिर मंझली बेटी की शादी हुई, मनीष मल्होत्रा से 40 लाख का लहंगा आया। इस चक्कर में छोटी वाली कर लेगी मैं भी शादी करूंगी। तो जब छोटी वाली कह रही है मैं भी शादी करूंगी, तो उसको भी क्या किया गया, शादी का उसका भी प्रबंध किया गया, मतलब शादी उसकी भी पक्की कर दी गई, मिनिमम एज ध्यान में रखते हुए। जैसे अभी 21 साल है, अब तुम मत कर लेना भाई लहंगे चक्कर में शादी। दीदी लोग, सर मेरी मम्मी भी कह रही है अच्छा लहंगा बनवा रही हूं शादी कर दूंगी। नहीं भाई, सीए फाइनल के बाद, सीए फाइनल करो, कमाओ, उसके बाद करो, ठीक है। अब भाई अब लड़की छोटी वाली हमारी मानी नहीं, वो कहने लगी लहंगे चक्कर में शादी करने की, शादी पक्की हो गई। जब शादी पक्की हो गई तो एक भयंकर किस्सा हुआ, तीनों भाइयों में लड़ाई हो गई, एचयूएफ क्या हो गई, ब्रेक हो गई। अब तीनों भाइयों में लड़ाई हो गई तो छोटी वाली के पापा ने बोला कि बेटा लहंगा चूज कर लिया तूने, उसने बोला लहंगा चूज कर लिया, 80 लाख का मल्टीप्लाई होता है 2 से, 20 का 40 हुआ था, तो 40 से कितना होगा 80। अब पापा बेचारे बहुत दुखी, पापा कह रहे हैं बेटी अब मैं क्या बताऊं तुझे। नहीं नहीं पापा बताओ, आप इसे इतने दुखी क्यों लग रहे हो। पापा की आंखों में बिल्कुल आंसू आने को तैयार, बस बचा रखे आंसू टपकने से। तो कह रहे बेटा 80 लाख का लहंगा तो बहुत दूर की बात, मैं तेरे लिए 8 लाख का लहंगा भी नहीं बनवा पाऊंगा। छोटी वाली कह रही पापा ऐसे मत बोले, पता देखो बड़ी दीदी का कितने का बना था, छोटी वाली दीदी का देखो कितने का बना था, आप मेरे साथ बात ऐसे कर रहे हो। पापा ने सच्चाई बता दी कि मेरे और तेरे दोनों ताऊ जी के बीच में क्या हो चुकी है, लड़ाई हो चुकी है। और उन्होंने जब एचयूएफ का रास्ता ही अलग कर दिया कि भाई अब बिजनेस ही क्या हो गया, मान लो पहले एक दुकान थी, बड़ी सी शोरूम था, अब 3 दुकान कर दी उनकी। अब बेटा बिजनेस अलग हो गया तो मुझे अपनी जेब से पैसे देने। पहले जब दोनों दीदी की शादी हुई थी तो एचयूएफ की जेब से पैसा गया था, तो एचयूएफ के प्रॉफिट्स बड़े हैं और मेरे अकेले के प्रॉफिट्स छोटे हैं। तो बेटा इसलिए 8 लाख का लहंगा भी मुश्किल से बनेगा, तो 80 लाख और तो 20 लाख के भी सपने भूल जा। अब छोटी वाली कह रही है भाई शादी तोड़ दे क्या। नहीं दीदी नहीं, कह रही तोड़ दो, शादी भी तोड़ दे। शादी तोड़ के भी जब दोबारा करेगी तो भी सिचुएशन सेम रहनी है। तो अब वो लड़की कह रही है पापा शादी तो नहीं तोड़ूंगी, लेकिन शादी से पहले केस जरूर करूंगी आपके इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। छोटी वाली ने स्यू कर दिया कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कि जो ताऊजी पैसा देने से मना कर रहे हैं, चाहे दोनों ताऊजी हो चाहे एक ताऊजी, जो ताऊजी ये कह रहे हैं कि एचयूएफ ब्रेक हो गई या पार्टीशन हो चुका है, तो रिजर्व एंड सरप्लस एचयूएफ को बचाई नहीं। अब तो रिजर्व एंड सरप्लस किसका है, पर्टिकुलर एक पर्सन का है। तो तेरे पापा शादी करेंगे भाई, हम नहीं देंगे कोई, हम कोई पैसा नहीं देंगे, कन्यादान दे देंगे, बात खत्म। अब बताओ शादी से पहले केस सुलझाना भाई, है ना, दीदी की शादी से पहले केस सुलझाना, कौन जीतेगा, दीदी जीतेंगी या ताऊजी जीतेंगे। रीजन रिश्ता वही सोच नहीं, यानी रिश्ता वही है, केस नया है। दीदी को भी क्या माना गया यहां पे, बेनिफिशियरी, कि दीदी क्या है हमारी, बोलो भाई, दीदी हमारी बेनिफिशियरी है, क्योंकि उस परिवार के अकॉर्डिंगली फीमेल मेंबर की शादी का बेनिफिट्स, जो उस जमाने में ये माना जाता था कि शादी क्या होती है, बेनिफिट्स होती है, तो फीमेल मेंबर की शादी को बेनिफिट्स फॉर द फीमेल मेंबर माना जाता था कि ये उसकी भलाई का काम है। तो उस जमाने के हिसाब से जब ये तो आज भी फायदा ही माना जाएगा भाई, जिस लड़की की शादी हो रही है उस लड़की को अगर कोई कह दो कि भाई तुझे इतने गिफ्ट्स मिलेंगे, तो उसके वो भी तो उसके लिए फायदेमंदी हो गया। तो तुमने 2 बेटियों का तो बेनिफिट्स चूज कर लिया,
और दोनों बेटियों की शादी हुई तो पूरे एचयूएफ के पास से पैसा गया। जब तीसरी बेटी की शादी हो रही है तो जज ने बोला अब तीनों अपने रिजर्व एंड सरप्लस को फिर से क्या करेंगे, यानी कि नोशनली, नोशनली समझते हो ना, वर्चुअली, है ना, बस तीनों को मान लेंगे कि एक एचयूएफ थी, अब उसको अब क्या करो, कंबाइन करो, पैसा कहां से जाएगा। तो शादी धूमधाम से हुई कि नहीं हुई। अब वो खतरनाक दीदी पता है कौन है, वो खतरनाक दीदी है रकमन बाई। भैया पुराने जमाने में वैसे नाम रखे जाते थे। हाँ, पुराने नाम क्या, और ताऊ जी का क्या नाम है जो पैसे देने को मना कर रहे थे, गोविंद। तो अब एक बात ध्यान रखना, जज ने बोला किसको फायदा मिलेगा, यानी कि मतलब अगला केस आएगा तो फीमेल होनी चाहिए। अब लड़का कह रहा मैं सिलवाऊंगा लहंगा, ओ लहंगा तो नहीं, क्या बोलेंगे, शेरवानी। तो अब तक ऐसा कोई केस नहीं आया दुनिया में जिसमें एक लड़के ने केस किया हो कि मुझे शेरवानी सिलवाने के लिए एचयूएफ के ऊपर केस करना है। अब क्योंकि ऐसा केस दुनिया में इसलिए बता रहा हूं कि बच्चे पूछे, पिछली क्लास के बच्चे, पिछले बैच के बच्चों ने पूछ लिया था कि सर यहां फीमेल लिखा है तो इसका मतलब मेल, इसका मतलब दिस कॉन्ट्रैक्ट या दिस लॉ इज फॉर द बेनिफिट ऑफ, मैं बोल रहा हूं हाँ फीमेल के लिए, क्योंकि आज तक किसी लड़के ने इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर केस किया ही नहीं। लड़का तो ये बोलता है मेरे पापा मुझे तो जीन्स मेरे शॉर्ट्स में भेजने को तैयार है, यहां मुझे शेरवानी मिल रही है 10,000 की, वही बड़ी बात है क्या कि नहीं बात। तो हो सकता है भाई इसलिए आज तक किसी लड़के ने क्या ना किया हो, केस ना किया हो। केस का नाम बोलो जल्दी। फीमेल मेंबर कैन एनफोर्स द, फीमेल मेंबर कैन एनफोर्स द मैरिज एक्सपेंस इवन ऑन द पार्टीशन ऑफ, एचयूएफ के पार्टीशन पर भी मैरिज के खर्चे वो मांग सकती है, ठीक है ना। अगले केस बहुत सिंपल है, सुनेंगे ध्यान से। अब भाई सुनो, अब मान लो मुझे, है ना, सर को पैसे देने थे, मैंने कहा भाई मैं कुछ अभी 1 महीने के लिए कहीं घूमने फिरने जा रहा हूं, सर को बहुत अर्जेंट पैसों की जरूरत है। तो भाई मैंने एक बच्चे को पकड़ लिया, मैंने भाई कार्तिक को पकड़ लिया, मैंने कहा भैया क्या कर देना, सर को पैसे देना। अब कह रहा हाँ दो सर मैं दे दूंगा। मैंने कहा दो नहीं, बात कर, फोन लगा, फोन लगा, और फोन भी कौन सा लगा जो रिकॉर्डिंग में हो। अब भैया ने फोन लगाया, हेलो सर एक बार बात कर लेना सर से, सर मैंने ना पैसे कार्तिक को दे दिए, आप कल उससे कोचिंग में ले लेना। अब मैंने कार्तिक को 10 लाख रुपए दे दिए, 10 लाख रुपए कार्तिक किसको दे देगा, अगले दिन कोचिंग में दे देगा। पर कार्तिक बाद में कह रहा कौन सी कोचिंग हाँ। अब देखो एक बहुत बड़ी बात दुकानों के बाहर लिखी रहती है भाई, उधार एक जादू है, उधार एक, मैं तुम्हें दूंगा तुम गायब हो जाओगे, है नहीं जादू, समझने वाले समझ गए। उधार वो जादू है कि जिसको दिया जाता है वो इतना बड़ा जादू है कि सामने वाला गायब, ऐसी कार्तिक गायब। अब लेकिन क्योंकि कार्तिक ने एडमिशन ले लिया था तो उसका नाम पता फोन नंबर था। अब कार्तिक के ऊपर केस करने को बोला गया। अब कार्तिक कह रहा है सर आप कैसे केस कर दोगे, केस कौन करेगा, हाँ केस तो अंकुर सर करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट इसके बीच में हुआ, मेरे अंकुर सर के बीच, आप कैसे केस कर दोगे, कर सकते नहीं कर सकते। जज ने फिर बोला भाई रिश्ता वो ही सोच नहीं, यहां पर पैसे मिलते, वहां पर पैसे मिलते थे हुसैनी बेगम को, यहां पैसे किसको मिल रहे हैं, सर को। तो जज साहब ने बोला कार्तिक भाई जब तुमने अपनी लायबिलिटी को एक्नॉलेज कर दिया, एक्नॉलेज मतलब एक्सेप्ट, इफ यू एक्सेप्ट द लायबिलिटी तो फिर आपको उसको पे करना पड़ेगा। केस का नाम सूरज वर्सेस नाना, वेयर पर्सन एडमिट द लायबिलिटी, अगर कोई बंदा क्या कर रहा है, लायबिलिटी को एडमिट कर रहा है, और देयर आफ्टर, देयर आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में, लीगल वर्ड में लिख लो, देयर आफ्टर मतलब बाद में। ये शब्द एक साथ लिखा जाता है, बीच में गैप नहीं है। कई बच्चों को तो देयर के बाद गैप होना चाहिए यानी स्पेस होना चाहिए, नहीं, देयर आफ्टर इज अ वन वर्ड, बीच में कोई स्पेस एग्जाम में नहीं देना, ना डैश लगाना देयर के बाद। देयर आफ्टर रिफ्यूज ही विल एस्टोब्ड, एस्टोब तो पहले लिखवा चुका हूं, क्या होता है, रोका जाएगा कि उसकी लायबिलिटी नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो पास्ता टिक्की से रिकवर कर सकता है, ठीक है, पास्ता टिक्की से रिकवर,
सिंपल केस है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग वाली बात नहीं थी। ये तो केस नहीं भी जाता तो भी हर कोई बंदा डिसीजन कहता कि यार भाई एक थोड़ी किसी के पैसे थोड़ी मार लोगे यार। तो बेनिफिशियरी कैन स्यू द, ठीक है। अगली बात, अच्छा ये बताओ तुम सबका मेडिकल इंश्योरेंस हुआ है? होता सबका। अब जो मेडिकल इंश्योरेंस हो रखा होता है उसका प्रीमियम कौन भर रहा होता है? प्रीमियम पापा भर रहे होते, नहीं भर रहे होते। अब जिसमें बच्चे के लिए भी प्रीमियम भरा जाता है, ऐसी पॉलिसी को आजकल के जमाने में बोला जाता है फैमिली फ्लोटर। क्या बोला जाता है? बस एक नाम दे दिया, फैमिली फ्लोटर। क्या नाम दे दिया? फैमिली फ्लोटर। अब इसमें प्रीमियम कौन दे रहा है? किसको दे रहे हैं? इंश्योरेंस कंपनी, XYZ कोई भी कंपनी हो, केयर इंश्योरेंस, HDFC इंश्योरेंस है ना, LIC इंश्योरेंस, कोई भी कंपनी उनको इंश्योरेंस दे रहे हैं। अब पता लगा फैमिली का एक बालक क्या हो गया, एक बालक बीमार हो गया। बीमार होने के बाद बालक हॉस्पिटल में जमा। यार हमारी यूपी की भाषा ऐसी है, मतलब हमारे साइड की ना, तो समझ गए ना, जमा मतलब एडमिट, ठीक है। ऐसा नहीं मुझे अंग्रेजी नहीं आती, पर मजा ऐसी आता पढ़ाने में ना। तो भैया अब हॉस्पिटल में उसे जमा कर दिया। अब क्योंकि बिल हो सकता है ज्यादा बड़े अमाउंट का हो, तो इंश्योरेंस वाले सर्वे पे आए कि यार बीमारी सच में है यानी, पुराने जमाने केस था, बीमारी ऐसी तो नहीं नकली लिखवा, पुराने जमाने में ना ये घपलेबाजी चल जाती थी कि भैया हॉस्पिटल से कहीं, क्या अभी भी चल जाती है, हॉस्पिटल से नकली बिल बनवा दो। गब्बर पिक्चर आई थी एक, उसमें मरे के ऊपर ही वो पैसे ले लेते हैं, है ना, गब्बर अक्षय कुमार वाली, गब्बर इज बैक। तो भाई अब उन्होंने क्या देखा कि सर्वे कर लेते बच्चा सच में बीमार है कि नहीं। जैसे बच्चे ने इंश्योरेंस वाले को देखा, बच्चा भाई ग्लूकोज की बोतल लेकर नाचना शुरू। पापा ने कहा था तुम पैसे देने आओगे, इंश्योरेंस वाले ने मजे ले लिए। इंश्योरेंस वाले बोतल छीन के नाचना शुरू। इंश्योरेंस वाले कह रहे पैसे नहीं देंगे, क्योंकि पैसे किसने दिए? पापा ने। बीमार कौन है? ले नाच बोतल लेके। अब बच्चे को बहुत दुख लगा, बच्चा बेचारा रो रहा है। शाम को पापा है, बेटा क्या बात हो गई, रो क्यों रहा है? पापा ऐसे इंश्योरेंस वाले आए थे, उन्होंने बोला कि पैसे जो देगा अगर वो बीमार होगा तो उसके पैसे हॉस्पिटल के होंगे। पापा मेरी वजह से आपके बहुत पैसे खर्च हो गए, पापा मैं इतने दिन से हॉस्पिटल। अब बताओ बेचारा क्या रोते रोते बेहाली हो जाए, बिल्कुल देने पड़ेंगे। रिश्ता वही, बच्चा कौन है? तो जज ने बोला भाई ये फिर फैमिली नाम से क्यों बेचते हो पॉलिसी? जब फैमिली का इलाज करना नहीं है और फैमिली के इलाज का जब पैसा देना नहीं है, तो फैमिली के नाम से क्यों बेच रहे हो? और जब बेच दिया तो फिर इससे क्या मतलब कि प्रीमियम कौन भर रहा है? प्रीमियम जो बंदा भर रहा है किसके लिए भर रहा है? फैमिली के लिए भर रहा है। तो बच्चा क्या हो गया? तो बच्चे की बीमारी के पैसे भी तुम्हें देने। 1928 का केस है। हालांकि तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये कोई बात है केस करने वाली, देने तो है ही, ये कोई बात है। पर भाई उस जमाने में लोगों को लगता था कि हाँ ये बात है, हम तो नहीं दे रहे पैसे। तो जज ने बोला कृष्णलाल साधु वर्सेस प्रेमला बाला दास, बच्चे असाइनी ऑफ द इंश्योरेंस कैन क्लेम द मनी। असाइनमेंट का मतलब होता है बेनिफिट्स। क्या मतलब होता है? बेनिफिट। और असाइनी कौन हो गया? बेनिफिट प्राप्त करने वाला, यानी असाइनी मींस बच्चा यानी बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी कैन क्लेम द मनी। ये लिखी बात। पर्सन whom benefit of the contract are assigned can enforce upon the contract। तो भाई बच्चा भी केस कर सकता है, उसके पापा भी कर सकते हैं, क्योंकि बेनिफिशियरी को पूरी इजाजत है कोर्ट में स्यू करने की, अपना हक मांगने की। ठीक है ना? सूरज और नाना, हाँ सुरजन और नाना। इसमें क्या था भाई, मैंने कार्तिक को बोला कि कार्तिक भाई तुम ये लो 10 लाख रुपए, और मैं कुछ महीने के लिए देश छोड़ के जा रहा हूं, ये पैसे तुम, है ना, हाँ सर को दे देना। कार्तिक ने, मैंने कहा फोन मिला सर को पहले, ऐसा नहीं मैं दे दूंगा, फोन मिला। उसने सर को फोन मिलाया, सर आपके 10 लाख रुपए अंकुर सर से मैंने ले लिए, मैं आपको कल जरूर दूंगा। अब मैं तो भैया रात की फ्लाइट पकड़ के निकल लिया देश से बाहर। उस जमाने में कोई फोन कॉल भी नहीं होते थे। अब पता नहीं मैं कितने दिन में आऊं, है कि नहीं बात? अब ये बताओ, अब भाई सर हमारे वेट कर रहे हैं,
बच्चा आएगा 10 लाख रुपए देगा, बच्चा गायब, क्योंकि उधार एक जादू है जिससे गायब हो जाते हैं सब। बच्चा गायब हो गया। अब सर ने क्या किया, उसके ऊपर क्या कर दिया, कार्तिक के ऊपर केस कर दिया। कार्तिक ने ये बोला आप तो एलिजिबल नहीं हो केस करने के, एलिजिबिलिटी केस करने की किसके पास है, अंकुर सर के पास है, उनको बुलाओ वो केस करेंगे, आप केस नहीं कर सकते। उन्होंने बोला क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि आप तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट हुआ मेरे और सर के बीच में, आप तो स्ट्रेंजर हो। हाँ मैंने फोन पे आपको जरूर बोल दिया था। जज ने बोला वो स्ट्रेंजर है, पर स्ट्रेंजर के साथ साथ भाई पैसा उनका नहीं है, जिसको पैसा मिल रहा है, सामान मिल रहा है, वो तो बेनिफिशियरी है। ये तो ख्वाजा मोहम्मद ने ही पढ़ लिया हमने। तो बहू, ससुर जी के लिए बहू क्या बन गई, बेनिफिशियरी बन गई, नहीं बन गई, देने तो पड़ेंगे। इससे जज ने हेडिंग दी एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी। और एक केस जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, एक प्रिंसिपल होता है, उसका कौन होता है, एजेंट, और एजेंट किसको सामान बेचता है, बोलो भाई, ग्राहक को बेचता नहीं बेचता। अब एजेंट और ग्राहक ने डील करी, ग्राहक ने पूरा पैसा किसको दे दिया, अब एजेंट कह रहा है प्रिंसिपल को मैं नहीं दे रहा तेरे को, सारे पैसे रख लेगा वो। अब प्रिंसिपल बताओ क्या एजेंट के ऊपर केस कर सकता है? तो जज ने बोला कि एजेंट और ग्राहक इनकी डील हुई, पर इनकी डील में जो प्रॉफिट है वो किसका है, तो ये जो प्रॉफिट कमाओगे किसको देना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल इज द बेनिफिशियरी ऑफ द डील। फिर एजेंट कह रहा है मैं क्या लूंगा, क्या लेगा, कमीशन। भाई प्रिंसिपल ने यही तो डील करी है कि जो भी मेरा प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 20% कमीशन तेरा, तो तू पूरा प्रॉफिट थोड़ी खा जाएगा। अगर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो कमीशन तेरा 20 रुपए का बना, तू 100 रुपए के चक्कर में पैसा नहीं देगा क्या? तो एजेंट ने बोला डील किसके बीच में हुई, एजेंट और ग्राहक के बीच में। प्रिंसिपल तो स्ट्रेंजर हो गया, प्रिंसिपल कौन हो गया, तो बताओ अगर प्रिंसिपल स्ट्रेंजर है इन दोनों के केस में तो केस स्यू कर सकता, नहीं कर सकता, कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि प्रिंसिपल इज द बेनिफिशियरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एजेंट एंड द कस्टमर। एजेंट काम क्यों करता है, कमीशन के लिए, कि जितना बेचूंगा उतना कमीशन मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट उसका हो जाएगा, समझ में ना बात। तो जज ने बोला भाई जैसे पार्टनर एक दूसरे के एजेंट होते है ना, पढ़ेंगे भी पार्टनरशिप में, ऐसी कोई भी एजेंट के ऊपर केस कर सकता है। बस कोर्ट में प्रूफ करना है एजेंट ने उसके कहने पर सामान बेचा और प्रिंसिपल के नाम से बेचा, अपने नाम से नहीं, किसके नाम से बेचा, तो इसका मतलब वो डील किसकी तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से। समझा की बात? दैट मीन्स प्रिंसिपल कैन स्यू ऑन द एजेंट एंड कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज प्रिंसिपल इज द बेनिफिशियरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और एजेंट कैन ओनली गेट द कमीशन फ्रॉम द प्रॉफिट। समझा की बात? और भाई इस चीज का आखिरी केस जो है ना, जो लॉ में बना, अब सुनना ध्यान से। एक भाई पिताजी हमारे है ना बूढ़े हो चुके थे, फिर उनका लड़का बहुत ही नालायक, सब अपने ऊपर शक कर रहे हैं। मनीष कौन है भाई, मनीष दोस्त को भी यकीन है, उनका लड़का है ना बहुत ही नालायक, लेकिन अंकल जी बहुत जमींदार आदमी है ना, यानी कि बहुत ही जमीन थी उनके पास। वो कहने लगे यार जमींदार आदमी तो मैं हूं, लेकिन मेरा लड़का इतना नालायक है कि मेरे जाने के बाद जमीन, मतलब जमीन तो एसेट होती है ना भाई, एसेट कौन बेचता है, एसेट को रेंट पे दो, जमीन को रेंट पे दो, मतलब जमीन कोई नहीं बेचता। लेकिन लड़का इतना खराब क्यों, कह रहा क्या करना है, सब बेच दे बेचने के लिए। तो अंकल जी ने बोला कि भाई इससे पहले सारी जमीन बेच के बेकार कर दे। अंकल जी ने मरने से पहले एक वसीयत लिखी और वसीयत में यह लिखा कि मेरे मरने के बाद ये पूरी की पूरी जमीन सोहन की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, जो उनका लड़का नहीं था, दूसरा जमींदार था, उसको बेच दी कि ये जमीन सेल हो जाएगी, ऑटो सेल हो जाएगी सोहन जमींदार को, सोहनलाल जमींदार को। ठीक है। अब जो भाई जमींदार सर की पत्नी थी वो कहने लगी देखो ऐसे अच्छा नहीं लगता,
सारी की सारी जमीन जायदाद तुमने वसीयत में लिख दी कि क्या हो जाएगी, बिक जाएगी, और पैसे देना मेरी पत्नी को। तो कहने लगे देखो अच्छा नहीं लगता, वैसे तो मुझसे ही पैसे मांगेगा, लेकिन वो कहेगा यार मरने के बाद भी ना पिताजी, मतलब मरने के बाद भी पिताजी को कोसता रहेगा कि मैं उनका लड़का होते हुए भी, नालायक लड़का होते हुए तो भी मुझे जमीन का एक टुकड़ा नहीं मिला, है कि नहीं बात। तो पिताजी के दिल पे लगी बात, पता नहीं यार मरने के बाद भी मेरे खिलाफ उल्टा सीधा बोलेगा। तो पिताजी ने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा, सोहन भाई जमीन तो तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन इस जमीन में से 1 एकड़, 1 एकड़ किसको दे देना, ठीक है, 1 एकड़ मेरे बेटे को दे देना, ठीक है, 1 एकड़ मेरे बेटे को दे देना। इस कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल बढ़िया तरीके से, लीगल तरीके से कोर्ट में रखवा दिया गया, क्योंकि वसीयत तो कोर्ट में रखी जाती है ना, मरने के बाद खुलती है। दीदी सुन रही बात, हाँ वो भी करेगी वसीयत, चिंता मत कर। वो पूछे तेरे घर पे भी है कैसा, सुन रही बात, ठीक है। कोर्ट में वसीयत चलेगी, फिर भाई अल्लाह को प्यारा हो गया। एक दिन जमींदार साहब जब वसीयत खुली तो उसमें सारी बातें पढ़ी गई, लेकिन सोहन लाल के मन में आ गया लालच, और सोहन लाल ने जो बेटा था उसको क्या कर दिया, उसको 1 एकड़ जमीन देने से मना कर दिया। अब बेटा कह रहा है अंकल देखो गलत बात है ये, पापा ने जब लिखा हुआ है कि जमीन तुम्हारे नाम पर है, ठीक है, तो तुम्हारे नाम पर जो तुमसे जमीन खरीदी है और मेरे माता जी के नाम पर पैसा किया है, तुम जरूर मेरे पिताजी ने और तुमने जो पैसा की डील की होगी वो जरूर 1 एकड़ को छोड़ के की होगी ना। एक बार बताओ, अगर 10 एकड़ की जमीन है, 1 एकड़ मेरा, 9 एकड़ तुम्हारा, तो तुमने क्या 10 एकड़ के पैसे दिए, और 10 एकड़ के पैसे नहीं दिए तो तुम 1 एकड़ देने से मना क्यों कर रहे हो, यानी कि अब तुम कब्जा करना चाह रहे हो मेरी जमीन पर। इसने स्यू कर दिया। अंकल जी वही, रिश्ता वही, सोच नहीं। अंकल जी ने बोला कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, मान लो इनका नाम होता है मोहनलाल, कॉन्ट्रैक्ट हुआ मोहन और सोहन के बीच में, तो बेटा फालतू क्यों बोल रहा है बीच में। उन्होंने कहा था जमीन आपकी है 10 की 10 एकड़, तो मैं तो मेरी जमीन होगी, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बोलो रिश्ता वही। बेटे को जज साहब ने क्या बोला, और इस कॉन्ट्रैक्ट को हेडिंग दी गई कोविनेंट, कोविनेंट रनिंग विद द लैंड, कोविनेंट रनिंग विद द, कोविनेंट का मतलब होता है कंडीशन। क्या मतलब होता है बाबू, तो लीगल वर्ड के पेज पे आएंगे और लीगल वर्ड में लिखेंगे कोविनेंट, और कोविनेंट के आगे जो इंग्लिश वर्ड है वो लिखेंगे COVENANT, कोविनेंट, और कोविनेंट के आगे इंग्लिश वर्ड में लिखेंगे कंडीशंस, शर्तें, कंडीशंस। देखना बाबू लोग क्या डिसीजन दिया, पर्सन हु परचेज द लैंड, किसने परचेज की थी, सोहन ने, विद नोटिस दैट ओनर इज बाउंड बाय द सर्टेन ड्यूटीज, जो भी उसका ओनर बनेगा बाद में सोहन, उसे कुछ ड्यूटी पूरी करनी पड़ेगी जमीन से रिलेटेड, और वो ड्यूटी क्या होती है, कोविनेंट। तो कोविनेंट या सच ड्यूटी अफेक्टेड द लैंड में बी एनफोर्स अगेंस्ट द सक्सेसर ऑफ द सेलर, जो सेलर है जिसके उसने जिसके नाम पर जमीन की है, जो उसके सक्सेसर बना है, उसके खिलाफ वो कंडीशन, वो ड्यूटीज एनफोर्स कराई जा सकती है। तो जब सक्सेसर हुआ मोहन, सोहन, तो सोहन के खिलाफ जाकर वो ड्यूटी एनफोर्स कराई जा सकती है जो कॉन्ट्रैक्ट में ओनर लिख के गया था, रियल ओनर लिख के गया था। तो इसको क्या बोला गया, कोविनेंट रनिंग विद द लैंड, कोविनेंट रनिंग विद द लैंड, है ना। तो भाई बहुत सारी बातें हमने इसमें पढ़ ली, तो बताओ ये कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा, नहीं पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट, सच या झूठ, अरे स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, सच है, कैन नॉट स्यू, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, सच बात किससे निकल के आई, कौन से केस से, डनलप टायर वर्सेस सेल्फ्रिज एंड, हाँ, कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, ठीक है। इसके एक्सेप्शन जिसमें निकल के आई बात, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू,
इसके एक्सेप्शन बने। अब एक्सेप्शन देखो कितने खतरनाक, बहू ससुर के ऊपर केस कर रही है, मां बेटों के ऊपर केस कर रही है ना, भतीजी अपने ताऊ और पापा के ऊपर केस कर रही है, देवर देवा, मतलब परिवार में कोई छोड़ा नहीं है ना, समझ रहे हो। बहू, और देखो जो नारी शक्ति को कहते थे, नारी शक्ति कुछ भी नहीं है, तीनों नारी हैं, तीनों नारी सब पर भारी। हुसैनी बेगम नारी, ससुर जी के ऊपर केस, सुप्पू नारी, बच्चों के ऊपर केस, रकमन माई नारी, पापा ताऊ के ऊपर केस। तो भाई लड़के को कम नहीं सोचने का भाई, समझ में आई ना बात, बताओ यार। तो इन केस लॉ से समझ में आता है कि भाई लड़कियां हो चाहे कोई भी हो, केस करने से कभी डरने का नहीं, चाहे वो परिवार के ऊपर क्यों ना हो रहा हो। ये मत कहना सर भड़का रहे थे क्लास में, कभी घर जाके बोल दो सन ने बोला है, बाप का, दादा का, भाई का, फैजू भाई सबका बदला लिया जाएगा, ठीक है। तो बाप दादाओं का बदला ले सकते हैं क्योंकि बाप दादाओं के ऊपर केस चल रहा है। लेकिन जिसको भी मैंने ये बताया कि ये आजकल की लड़कियां नहीं है, तो पुराने जमाने की लड़कियां हैं, 100-100 साल पुरानी लड़कियां हैं। सबने मुझे एक ही बात बोली, सर आपने जितने भी केस बताए पढ़ाए, हमने सब में घर में बताई बात कि आजकल की लड़कियां नहीं, पुराने जमाने की लड़कियां जो केस करती है। सबने एक ही बात बोली, सबने जो पढ़ाया सब बेकार पढ़ाया, सब क्या है, फालतू है, सब फालतू बातें हैं। आजकल के जमाने में कोई लड़की केस नहीं कर रही अपने माँ बाप के ऊपर, सब क्या है, पापा ताऊ के ऊपर केस करेगी। तो मैंने भी चीट कोड क्या बना दिया यार, कम से कम कुछ ताली वाली तो बजा दे करो यार। और बस भाई, इन्होंने पहले ही अगले 3-4 चीट कोड की ताली बजा दी और पहली वाली पूरी कर दी, ठीक है। सुनो इधर, तो भाई ये सब मेहनत सिर्फ इसलिए, सुन लो भाई, ये सब मेहनत सिर्फ इसलिए कि छुट्टी नहीं हो जाएगी जल्दी, ये सब मेहनत इसलिए कि एग्जाम में छुट्टी ना हो जाए तुम्हारी। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया तो राइट द एक्सेप्शन ऑफ स्ट्रेंजर टू, तो आपको लिखना पड़ेगा कि सर ने याद कराया था कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट में 3 महिलाओं ने अपने ही परिवार के ऊपर केस किया। तो आजकल के जमाने में हम घर में बताते तो घर वाले बोलते सब फालतू बातें हैं, क्योंकि घर वालों को लगता है कहीं हमारी बेटी हम मेरे ऊपर केस ना कर दे, ठीक है बहन, बताना जरूर है ना। ऐप से 1 मिनट मुझे पहले लिखवाएं दो, फैमिली सेटलमेंट, इसका केस कौन सा था, सुप्पू वाला, सुप्पू वाला ही तो था फैमिली सेटलमेंट। फिर बना ए से, एक्नॉलेजमेंट का कोई केस नहीं था, बस सामने वाले ने हाँ कर दिया सर मैं लायबिलिटी पे कर दूंगा। ए से असाइनमेंट का केस, इंश्योरेंस वाला केस का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, याद हो जाए अच्छी बात है। एल से क्या बनेगा भाई, कोविनेंट रनिंग विद द लैंड, यानी जमीन जायदाद के साथ जो शर्तें होती हैं वो सक्सेसर के ऊपर एनफोर्स की जा सकती है, इससे कोई केस लॉ नहीं था। टी से बनेगा बाबू हमारा ट्रस्ट, इसके 2 केस थे, एक ख्वाजा मोहम्मद वर्सेस हुसैनी बेगम और दूसरा आमिर उल्ला वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट। और भाई ओ से बनता है हम सबकी शादी, इसलिए ओ से आवर मैरिज। तो आवर मैरिज मतलब शादी के लिए जो बेटी ने केस किया था वो बेटी कौन थी, रकमन बाई। तो रकमन बाई वर्सेस गोविंद, ताऊ जी या पिताजी का क्या नाम था, गोविंद। तो ये हमने पढ़ा, ठीक है। जनरल रूल क्या होता है, जनरल रूल भाई, जनरल रूल क्या होता है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, दिस इज द जनरल रूल। इस जनरल रूल किस केस से निकल के आया था, डनलप प्यूनिमेटिक टायर वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी। ये इसके एक्सेप्शन थे, जनरल रूल के ये क्या थे, और एक्सेप्शन में सारे के सारे कौन थे, नहीं भाई नहीं, सारे के सारे बेनिफिशियरी, सारे के सारे क्या थे, बेनिफिशियरी, ठीक है। समझ में आ गई बात। अभी क्वेश्चन लिखेंगे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं अगली क्लास से पहले।
सस्पेंस छोड़ूंगा तुम्हारे लिए ना। अब सुनना ध्यान से, एक जनरल रूल ये भी तो है भाई जो हमने पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, नो कंसिडरेशन, याद आई बात, ऑफर, हाँ कौन सा एग्रीमेंट, हाँ ये सोशल का है, ये पैसों के हैं, सब में मन मॉनिटरी इन्वॉल्व है, लेकिन वो पॉकेट मनी थी, है ना। और यहां पर जो दिया जा रहा है वो उसके जीवन से रिलेटेड या उसके लाइफस्टाइल को मैच करने के लिए था। तो यहां पर जब केस किया गया, हाँ यहां पर जो केस किया, वही तो कह रहा हूं, यहां है ना, यहां पर जो केस किया वो किसकी क्या सोच के किया था कि स्ट्रेंजर टू कॉन्टेक्ट स्यू नहीं कर सकता, है ना, राइट। और ख्वाजा मोहम्मद हुसैनी बेगम में क्या था कि उसके लाइफस्टाइल को मैच करने के लिए हमेशा से पैसे, बेनिफिशियरी वो होता है जिसको हमेशा क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। तो एक चीज, हाँ अगर तुम ऐसे कह सकते हो तो कहीं ना कहीं जो जैसे हम कहते हैं टेक्निक, भाई ऐप नहीं चल रही है, टेक्निकल ग्लिच है, तो एक बात देखो, सुनो मैं वो ग्लिच बताता हूं तुम्हें लॉ में। अब तुमने बात पूछी तो वो ग्लिच तुम्हें समझ में आएगा क्या है, हालांकि वो मैं अगली क्लास में बताता। अब सुनो ध्यान से, एक केस आया 1910 में, ख्वाजा मोहम्मद, बात समझ में आई भाई, एक केस आया 1919 में बालफर वर्सेस बालफर। तो तुम्हें लगता है दोनों का जज एक होगा? एक केस हो रहा है ख्वाजा मोहम्मद हुसैनी बेगम हिंदुस्तान में, एक केस हो रहा है बालफर वर्सेस बालफर सॉल्व इंग्लैंड में, तो उनका माइंड सेट भी अलग होगा। और देखो समय में कितनी दूरी है ना। अब एक 1910 का केस आया, एक 1919 का केस आया। अब दोनों जज को बोलो कि भाई तू बालफर वर्सेस बालफर जैसी बात क्यों नहीं कर रहा, और बालफर वर्सेस बालफर से बोलो तू ख्वाजा मोहम्मद जैसी बात क्यों नहीं कर रहा। दोनों अलग अलग जज, दोनों अलग अलग समय में, दोनों अलग अलग देश में है। अब गड़बड़ पता है क्या हुई कि ख्वाजा मोहम्मद जैसा केस जिसे तुम कह रहे हो वो भी तो पॉकेट मनी है, और बालफर वर्सेस बालफर जैसा केस वो भी तो पॉकेट मनी है। उन दोनों को ही हमारे हिंदुस्तान में आज क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो अब ये मजबूरी है कि दोनों के केस के फैक्ट्स को याद करके मुझे दोनों का आंसर उसी केस लॉ से देना पड़ेगा। तो जब ख्वाजा मोहम्मद आएगा, ध्रुव भाई बात सही पूछी तुमने, अगली क्लास में बताता मैं ना, जब ख्वाजा मोहम्मद आएगा तो ख्वाजा मोहम्मद में उसके परिवार वाले होंगे और परिवार के ऊपर वो केस करेगी कि भाई ये मुझे पैसा दो क्योंकि मेरे पापा के साथ कॉन्ट्रैक्ट था। बिल्कुल केस बिल्कुल सेम मिलेगा। अब चिनाया वर्सेस रमाया जो घर पे केस दिया था तुम्हें करने के लिए, वो मिस्टर सिंह, केस तो सेम ही था, नाम ही तो अलग थे, केस बिल्कुल डिट्टो सेम मिलेगा। और जब बालफर वर्सेस बालफर आएगा तो केस बिल्कुल डिट्टो सेम मिलेगा, जिसमें हस्बैंड दूसरे को क्या कर रहा होगा, पॉकेट मनी का वादा कर रहा होगा। तो पहचानेंगे कैसे, वहां दो पिताजी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होगा और बिटिया क्या होगी, स्ट्रेंजर और बेनिफिशियरी। वहां हस्बैंड वाइफ का केस होगा, वहां पॉकेट मनी दे रहा होगा हस्बैंड अपनी वाइफ को, ठीक है, हाँ उसमें उसे बेनिफिशियरी नहीं मान रहे। रीजन में अ ग्लिच इन द लॉ। ग्लिच क्या समझ रहे हो, हमारा वो देश है जिसमें इंडिया के लॉ भी लग रहे हैं और ब्रिटिश लॉ भी लग रहे हैं। तो ये ग्लिच रह गया हमारे देश में। अगर ये कमी दूर कर दी जाए तो हमें कौन सा लॉ बनाना चाहिए, इंडियन लॉ बनाना चाहिए। हम विदेशी लॉ को क्यों अप्लाई कर रहे हैं। आप एक तरफ बालफर वर्सेस बालफर पढ़ा रहे हो, दूसरी तरफ ख्वाजा मोहम्मद पढ़ा रहे हो, हिंदुस्तानी केस पढ़ा रहे हो और दूसरा ब्रिटिश केस पढ़ा रहे हो। ये कमियां रह गई कुछ। और कमियां क्यों नहीं दूर कर पाई, क्योंकि जो 1919 का जज था और जो 1919 का जज था, ये 10 साल के गैप में इन दोनों ने कभी एक दूसरे का सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा मैं बड़ा। जो 10 साल पहले आया वो तो सीनियर हो गया ना, और जो 10 साल बाद आया बालफर वर्सेस बालफर, वो कह रहा तो क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, घरेलू केस ले लूं अब। इसलिए घरेलू केस कोर्ट तक ना चले जाए कि मम्मी पापा पॉकेट मनी नहीं दे रहे, पापा ने वादा किया था सीए फाउंडेशन कर लेगा, सीए बन जाएगा, 10 लाख रुपए दूंगा। अब ऐसे घरेलू केस कोर्ट में ना जाए तो ख्वाजा मोहम्मद बालफर वर्सेस बालफर। और अगर ये सास बहू ऐसे केस है तो ये याद रखना है। इस बात की मेरी गारंटी लिख कर दे सकता हूं मैं इस बात को, जो बच्चा आज की क्लास में बैठा है उसको कभी भी जीवन में क्या समस्या नहीं आएगी, जीवन में, खाली फाउंडेशन नहीं, जीवन में क्या समस्या नहीं आएगी कि वो आंसर ना बता पाए। आंसर उसे पता है, बस समस्या वो थोड़ी सी किसमें झेल सकता है कि मुझे किसी को एक्सप्लेन करना है तो लिख के कैसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन ओरली वो एक्सप्लेन कर देगा। अब तुम सब एक्सप्लेन कर दोगे कौन, कि बालफर वर्सेस बालफर, ख्वाजा मोहम्मद, दो अलग अलग केस है, उनके रिजल्ट क्या है, उनके फैक्ट्स क्या थे। केस
एग्जाम में हमेशा फैक्ट्स के ऊपर आएगा, है ना, इसलिए डरना नहीं, क्योंकि तुम पहचान लोगे, मुझे पता है ना। आगे बढ़े, एक छोटी सी बात जो सस्पेंस करके छोड़ता हूं मैं। एक भाई, ठीक है, एक भाई हमारे जिनका नाम था मौजम अली, अली भाई, क्या नाम था? अब भाई ये रोज जाते थे एक मस्जिद में, है ना, नमाज पढ़ने, पूजा पाठ करने। अब भाई सुनो, हाँ नमाज पढ़ने की बात होगी ना। अब ये बताओ, अब जो मस्जिद के केयर टेकर थे, जो मस्जिद की देखरेख करते थे, यानी देखो मंदिर और मस्जिद क्या होते हैं? ट्रस्ट होते हैं। क्या होते हैं? जैसे वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, है ना, साईं बाबा बोर्ड, तो ये ट्रस्ट होते हैं। ऐसी मंदिर मस्जिद के हमेशा क्या बनाए जाते हैं? मंदिर मस्जिद चर्च सबके हमेशा क्या बनाए जाते हैं? ट्रस्ट बनाए जाते हैं। कि भाई हम ये प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है हमारा, हम ये जो दान पेटी में दान डालते हैं उससे हम ट्रस्ट को चलाते हैं। अब इनका जो नाम था, इनका नाम था, जो ट्रस्टी थे, जो चलाते थे मस्जिद को, ऑपरेट करते थे, उनका नाम था अब्दुल, है ना। अभी पूरा नाम बता देंगे पहले। अब भाई अली भाई पहुंचे मस्जिद में, है ना। अब देखा बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है। अब बारिश, भयंकर बारिश पड़ रही है, भयंकर बारिश पड़ रही है। उन्होंने कोई बात नहीं, मस्जिद में रुक जाते हैं, जब बारिश बंद होगी चले जाएंगे। तो पता लगा पानी, मस्जिद की दीवार चूरी है, पानी कहां घुस गया? मस्जिद के अंदर। अब यार अली भाई को ये बहुत बुरी लगी बात। अली भाई ने बोला अब्दुल भाई से, भैया ये क्या कर रहे हो, पानी वानी घुस जाएगा, है ना, तो नमाज कैसे पढ़ेंगे भाई, है कि नहीं बात। तो उन्होंने बोला भैया देखो चैरिटेबल ट्रस्ट है, दान पे चलती हैं चीजें, है ना, आप लोग दान दोगे तो क्या होगा। अब देखो बारिश है तो दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी, अब मैं अपनी जेब से थोड़ी कहां से लगा दूंगा। अब ये बात अली भाई के बहुत दिल पे लगी। अली भाई ने बोला सारी मरम्मत मेरे नाम, मेरी तरफ से वादा कर दिया भाई, बहुत तगड़ा वादा, कि मरम्मत में जितना पैसा आएगा सब मैं दूंगा, मैं मस्जिद की मरम्मत कराऊंगा, अगली बारिश अगर होगी, है ना, तो एक बूंद भी अंदर नहीं आएगी। अब भाई अब्दुल भाई बहुत खुश, चलो भाई ठीक है, मरम्मत हो जाएगी प्रीमाइसेस की। अब हुआ क्या, अली भाई घर चले गए और फिर लौट के नहीं, इमोशंस में रह गए। अब अब्दुल भाई ने क्या किया, अली भाई के ऊपर स्यू कर दिया कि मेरे पास रिटन में वादा है, कॉन्ट्रैक्ट है या सबूत है कि इन्होंने ये बोला था कि मस्जिद की मरम्मत कराएंगे, अब ये करा क्यों नहीं रहे। ठीक है, अब दोनों बंदे कोर्ट में खड़े, अली भाई अब्दुल भाई दोनों कोर्ट में खड़े, कौन जीतेगा? क्यों? अली सर अली सर जीतेंगे, अब्दुल सर जीतेंगे? क्यों? अच्छा आंसर तो कम से कम लीगल दो यार। नहीं दी भाई, नहीं, अरे सिंपल यार भाई, नो कंसिडरेशन। यार बहुत दिल दुखता है मेरा जब तुम पढ़ी पढ़ाई बात को भी सही से जवाब नहीं देते। अब इन्होंने वादा किया, बात कोर्ट तक चली गई, जज ने बहुत सिंपल सी बात पूछी। जज ने बोला भाई मुझे आपके इमोशन से कोई लेना देना नहीं है कि दिल पे लग गई थी अली भाई के, अली सर के बाद दिल पे लग गई, अब्दुल सर कह रहे 10 जनों के सामने बात बोली थी, 10 जने क्या सोचेंगे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे ये बताओ, अगर कल को ये मंदिर और मंदिर मस्जिद की क्या कराते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस कराते हैं, तो बदले में मस्जिद की तरफ से, मंदिर की तरफ से क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, नो कंसिडरेशन। अब ये बात सेक्शन 25 में लिखी गई, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, जिसको सपोर्ट मिला एक केस के द्वारा, जिस केस का नाम था अब्दुल अजीज वर्सेस मौजम अली। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट इज द सेक्शन 25 and Abdul Aziz and Mozam Ali is the case law which support the section that no consideration no contract। तो अब्दुल सर क्या नहीं कर सकते, स्यू नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज नो कंसिडरेशन। हाँ अब देखो ये रही बात, सेक्शन अब देखो कितनी चीजें लग रही है इसमें एक साथ। सेक्शन 10 ने बोला कंसिडरेशन सबसे जरूरी एलिमेंट होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के लिए, सेक्शन 10 सबसे जरूरी होता है।
फिर सेक्शन 25 ने बोला कि 10 ने बोला था कंसिडरेशन इज एसेंशियल एलिमेंट, फिर 25 ने बोला इसलिए मैं बोलता हूं नो कंसिडरेशन, 10 ने बोला कंसिडरेशन जरूरी है, एसेंशियल है, 25 ने बोला कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं। और अब्दुल अजीज और मौजम अली ने क्या बोला कि जो 25 बोल रहा है वो बिल्कुल पत्थर की लकीर है, अगर कोई कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, अ पर्सन प्रॉमिस टू डोनेट 500 रुपीज टूवर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क, इट वॉज हेल्ड, इट इज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट इज ग्रेशियस प्रॉमिस। ग्रेशियस मतलब क्या होता है बाबू? इट इज फ्री प्रॉमिस लैकिंग। तो फिर भाई अब्दुल अजीज को जीत नहीं सकते, क्योंकि मौजम अली की तरफ से जो वादा था उसके बदले में उनको कुछ नहीं मिल रहा। और कोई बच्चे कहते हैं दुआएं मिलेंगी, सर दुआओं को कोई मोल, और जिस चीज का कोई मोल नहीं है वो कोर्ट में नहीं जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, अब सुनना ध्यान से। अब हुआ ये, ओ भाई हुआ ये कि भाई अब ये बात अब्दुल भाई को बुरी लगी नहीं लगी होगी यार, एक तो पैसे नहीं आए, और पैसे ना आने के बाद सेक्शन 25 के चक्कर में केस भी हार गए। अब अब्दुल भाई ने ये बात सोशल मीडिया पे फैलाने शुरू कर दी। उस टाइम पे सोशल मीडिया अपनी मम्मी लोग, मम्मी मौसी, मौसी चाची तो उस जमाने में तो मम्मी लोग ही थी सोशल मीडिया, वहीं से पता लगती थी खबर। तो अब्दुल भाई ने ये बात सोशल मीडिया फैलानी शुरू कर दी कि भाई बताओ यार, जिंदगी में झूठ बोलो कोई दिक्कत नहीं यार, कम से कम भगवान के नाम पे तो मत बोलो। तो मतलब जो भगवान के नाम पे झूठ, मतलब भगवान के घर को बनाने में तुमने झूठ बोल दिया, भगवान के नाम पे क्या कर दिया, झूठ बोल दिया। अब ये बात फैल गई भाई आग की तरह, यार बताओ भगवान के नाम पे झूठ बोल दिया। अब ये बात जब फैली तो अली सर की सोशल मीडिया पे, हाँ ट्रोल कर, आजकल के जमाने में ट्रोल करने लगे लोग, अली सर को टैग कर रहे हैं, यू ही है। अब जाइयो मस्जिद में तू, अब अगर तू मस्जिद में जाके देख अब अली भाई कहने लगे भाई यार बताओ यार बदनामी कर दी। अब अली भाई को जब ये बुरी लगी बात कि मेरे बारे में बदनामी गलत की जा रही है, और बदनामी का कारण ये कि कोर्ट में भी जीत गया, वहां तो झूठ बोला साथ में कोर्ट में भी जीत गया, और बताओ कोर्ट की और बदनामी, बताओ कोर्ट भी कह रही है। अब ये जज तो कह रहे भाई देखो इमोशन पे मत चलना। अब अली भाई को जब ये इंसल्ट महसूस हुई तो अली भाई फिर से पहुंचे, होश में सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूं। अली भाई फिर से पहुंचे अब्दुल भाई के पास, और अब्दुल सर से बोला कि सर बहुत इंसल्ट कर दी, बहुत सोशल मीडिया पे बेइज्जती कर दी, सारी पोस्ट कर दो डिलीट, है ना। अब्दुल सर ने बोला डिलीट कर दूंगा सारी की सारी पोस्ट। झूठ क्यों बोला? और अगर इतना ही अंदर से है ना गिल्ट महसूस हो रहा है तो दीवार बनवा दो, रिपेयर करा दो मस्जिद। अली भाई के दिल पे लगी बात, अली भाई ने तभी ठेकेदार को कॉल किया। ठेकेदार आ गया भाई, ठेकेदार आ गया, ठेकेदार ने सारा मुआयना कर लिया, संडे का दिन था, छुट्टी थी, कोई जल्दबाजी नहीं थी, है ना। ठेकेदार ने सारा मुआयना कर लिया। हाँ सर, ठेकेदार ने बोला सर पूरी मस्जिद को रिपेयर कर दी जाएगा, पैसे लगेंगे 5 लाख रुपए। अली भाई ने कहा बस तुच्छी बात कर दी, ये लो पकड़ो ठेकेदार साहब 2 लाख रुपए, मरम्मत का काम शुरू करो। अरे तो सारे पैसे थोड़ी दे दोगे, मरम्मत का काम शुरू करो। पता लगा एडवांस दे भाग गए। मरम्मत का काम शुरू करो, और जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ती रहेगी पैसा मैं देता रहूंगा। और क्योंकि मैं तो भाई यहां रहता नहीं, मैं तो अपने घर में रहता हूं, नौकरी पेशे वाला आदमी हूं, काम पे जाता हूं, कोई भी दिक्कत हो अब्दुल भाई वहां बैठे हैं, ट्रस्टी है, मस्जिद के ट्रस्टी है, इनसे बात कर लेना। ठेकेदार बेचारा ईमानदार था, ईमानदारी से करता रहा, बनाता रहा। एक दिन 2 लाख रुपए का काम खत्म होना था, फिर भी ठेकेदार बेचारा ईमानदार तो कहने लगा यार मंदिर मस्जिद का मामला है ना, बार बार तकाजा करना अच्छा नहीं लगता, कुछ अपनी जेब से पैसे लगा के बना दिए। लेकिन जब भाई घड़ा पूरा भर गया तो ठेकेदार साहब पहुंचे अब्दुल सर के पास और बोले अब्दुल सर अब लेबर पैसे मांग रही है, अब मेरी जिम्मे लेबर को दिहाड़ी बोलते हैं ना यूपी की भाषा में, कि सर दिहाड़ी मेरे को देनी है और पैसे है नहीं तो पैसे दो। अब भाई अब्दुल भाई कह रहे पैसे कौन देगा? अली भाई देंगे। अब ठेकेदार ने फोन लगाया अली भाई को, वहां से आवाज आ रही इस रूट की सभी लाइनें बेचते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद लगा लेना। थोड़ी देर बाद फिर फोन लगाया, जिस नंबर से नंबर करना है
अली भाई कहां हो गए? कवरेज क्षेत्र से बाहर हो गए। अब यार देखो, किसी के पैसे तो नहीं मारने चाहिए। अब अब्दुल भाई बहुत अच्छे थे इस मामले में, अब्दुल भाई बहुत अच्छे थे, उन्होंने सारे पैसे ठेकेदार को पे कर दिए कि भाई 5 लाख की मरम्मत थी, कैसे ना कैसे अरेंज करके दान वान अरेंज करके दे दिए। लेकिन भाई ये देखो, बात तो गलत थी ना अली भाई की। फिर इसके बाद जब सारा चुकता हो गया, अब किया, अब भाई अगर वादा करने वाले के ऊपर स्यू करोगे, कोर्ट से सम्मन आएगा, तो फिर तो भाई देखो कोर्ट की अवहेलना तो नहीं कर सकते, वहां क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। अब जब अली भाई कोर्ट में पहुंचे, अली भाई को कोई टेंशन नहीं थी, कोई स्ट्रेस नहीं था। अली भाई ने बोला सर रिश्ता वही सोच नहीं, है ना, यानी कि केस वही और डिसीजन भी वही। मैं 2 लाख दे आया, ये मेरा बड़प्पन था, मैं 3 लाख और दे दूं, ये मेरा और बड़प्पन हो जाएगा। टोटल पैसा मैं दे दूं, मुझे बताओ मस्जिद की तरफ से मुझे क्या कंसिडरेशन मिल रहा है? याद करो अब्दुल अजीज मौजम अली, आपने बोला था अगर कोई कंसिडरेशन नहीं, कोई कॉन्टेंट नहीं। अब दोबारा कोर्ट में आके क्यों लड़ना जब कोई कंसिडरेशन नहीं, कोई कॉन्टेंट नहीं, कोई कंसिडरेशन मिल रहा है? तो फिर किस बात के ऊपर केस कर रहे हो दोबारा? 2 लाख दे तो दिए, यही बहुत है। कौन जीतेगा? अब सुनो ध्यान से, सुन तो लो। ओ भाई, अब्दुल अजीज मौजम अली में कौन जीता था? अली। अब ये नया केस जो आया, ध्रुव भाई होश में आ जाओ। अब जो नया केस आया, इस केस का नाम था केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। ठीक है, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। इस केस में जज ने बोला अगर कोई व्यक्ति किसी को फ्री में वादा करता है, वादा तो फ्री किया था ना अली ने कि मैं मस्जिद की दीवार बनवा दूंगा, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, फ्री वादा था। अगर कोई व्यक्ति फ्री में वादा करता है तो अच्छी बात है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर कोई व्यक्ति फ्री में वादा करके जिस पर्सन से वादा कर रहा है फ्री में, उसके ऊपर क्या चढ़ा दे? लायबिलिटी चढ़ा दे, तो ये गलत है। सिंपल सी बात, सिंपल सा लॉजिक। मैंने कहा मैं तुम्हें फ्री में लॉ पढ़ाऊंगा, फिर मैं कह रहा हूं किसी और व्यक्ति से कि भाई मुझे तुझे पैसे देने थे ना, वो इससे ले लियो। अरे यार मैंने तुम्हें फ्री पढ़ाने का वादा कर दिया, तुम मुझे कुछ पैसे नहीं देने, पर मैंने अपनी लायबिलिटी तो चढ़ा दी, है ना। अब भाई ग्रोसरी वाले को, परचूने वाले को मैंने सामान खरीदा, उसने सामान खरीद लिया, मैंने उसे घर का 5,000 रुपए का आटा दाल चावल खरीद लिए 5,000 रुपए के। अब मैंने बोला कि भाई देखो मैंने बच्चे को लॉ पढ़ाया है, इससे मैं कुछ भी नहीं ले रहा, पर 5,000 रुपए इससे ले लेना। तो वो क्या बोलेगा बालक? कहे सर आप मुझे फ्री पढ़ा रहे हो तो भी तो लायबिलिटी मेरे सर पे डाल दिया आपने, इससे बढ़िया मैं परचूने वाले को 5,000 रुपए दो, आप मुझसे फीस ही ले लो, बात तो बराबर ही है। तो जज ने बोला भाई यही तो केस है, तुमने सामने वाले से फ्री में वादा किया कि मैं दीवार बनवाऊंगा, मुझे इसके बदले कुछ मत देना। अब इसके बदले तुम मांग तो कुछ नहीं रहे, पर तुमने ठेकेदार को तो यहां भेज दिया ना कि जो पैसे मुझे देने हैं तुम्हें वो किससे ले लेना? अब्दुल से लेना। अरे तो ठेकेदार को तुमने वहां भेज दिया और उन्हीं से तुमने क्या किया था? फ्री वादा। अगर फ्री वादे में सामने वाले के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट कर दी जाती है तो फिर खतरनाक बात, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा और इसको क्या बोला गया? नो कंसिडरेशन नहीं भाई, नो कंसिडरेशन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट, तभी तो केस हुआ है। यानी कि पहला केस ये क्या बना? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। इसमें अली सर जीत गए थे। इसमें ये क्या बना? नो कंसिडरेशन, इसमें अली सर हार गए। समझ बात? ठीक है। अब सस्पेंस क्या है? क्या दुनिया में सर एक ही केस है केदारनाथ और गौरी मोहम्मद जिसमें नो कंसिडरेशन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। एक 2 3 4 5 6 7 8 दुनिया में 8 ऐसे केस हैं जो नो कंसिडरेशन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट पर भरोसा रखते हैं। समझ में आई बात? जनरल रूल एज पर सेक्शन 10, एज पर सेक्शन 25 और अब्दुल अजीज मौजम अली, नो कंसिडरेशन
यही जनरल रूल हमने कहां सीखा था? चैप्टर नंबर 1 में भी सीखा था। कंसिडरेशन इज एसेंशियल एलिमेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, इफ देयर इज नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। इसका आज तुमने एक एक्सेप्शन पढ़ा है कि नो कंसिडरेशन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज हु इज सफरिंग द लायबिलिटी? हाँ, प्रोमिसी। अब्दुल कौन हो गए? दैट मीन्स प्रोमिसी सफर द। आप फ्री में किसी के ऊपर क्या नहीं चढ़ा सकते भाई? हाँ बाबू, फ्री में किसी के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, अब ऐसे कौन से 8 केस हैं वो बाद में देखेंगे, क्योंकि आज क्या करने वाले हैं हम? कौन सा क्वेश्चन कह रहा था मैं तुम्हें? ये वाला 2 था। ओके ठीक है, अब सबने पढ़ा तो है ही। एक मिनट दीदी, बस सबने पढ़ा तो है ही, लेकिन भाई जिन बच्चों ने लिखा थोड़ा सा गड़बड़ लिखा, और जिन्होंने लिखा नहीं वो तो बहुत ही गड़बड़ कर रहे हैं भाई। मतलब जो अभी नहीं, अब खुद सोचो ना, जिन्होंने नहीं लिखा वो ये सोचे कि जिन्होंने लिखा है उन्होंने गड़बड़ लिखा है तो उनको आधे नंबर मिलेंगे, और जिन्होंने लिखा तो वो कैसे नंबर ले लेंगे उनसे ज्यादा जो लिख रहे हैं? या तो उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस है, अरे छोटे लोग लिख के बैठे हैं, या तो उनकी वो ऐसे मन में इंसल्ट कर रहे हैं, छोटे लोग है ना, घर पे जाके होमवर्क करते हैं, होमवर्क बच्चों वाली चीज, अरे अभी बच्चा ही रही है होमवर्क कर रहा हूं। या तो बस ओवर कॉन्फिडेंस में, भाई होमवर्क करने के चक्कर में अटेम्प्ट करना पड़ जाता है, समझ लो बाबू, होमवर्क ना करने के चक्कर में अटेम्प्ट रिपीट हो जाता है। अब सुनो भाई, मैं लिख रहा हूं, सभी बालक सुनेंगे। अब साफ लिखूंगा, है ना?